हेलो बच्चों, 2026 का पेपर आ चुका है और फिजिक्स का पेपर मैं जो देख रहा हूँ बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान। इट मीन्स पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार पेपर फिजिक्स के आसान आए हुए हैं। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन मैं लेता हूँ जो पेपर हमारे पास आए हुए हैं। एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ये आइडियल डायोड है। इस क्वेश्चन में ये कह रहा है कि आइडियल डायोड है, ठीक है ना। और यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस लगाया गया है और 3 ओम, 2 ओम और 5 ओम, और ये हमारा 10 वोल्ट का सेल लगा हुआ है और इसमें से करंट की वैल्यू पूछ रहा है और ये ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप आसानी से देख सकते हैं कैसे क्वेश्चंस को डील करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है, छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत टफ क्वेश्चन, टफ पेपर नहीं बनाया गया। इस बात का ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक ना। इस बार स्कोर अच्छे जाएंगे फिजिक्स में। तो अगर ध्यान से देखें तो ये हमारा फॉरवर्ड बैच, इट मीन्स ये और ये फॉरवर्ड बैच हो जाएगा और ये हमारा रिवर्स बैच हो जाएगा, ठीक है ना। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये रिवर्स बैच आ जाएगा, इसमें करंट नहीं जाएगा, इसमें भी करंट नहीं जाएगा, ठीक है। तो अगर ध्यान से देखेंगे तो ये और ये आइडियल डायोड है, ये डायोड ऑन हो जाएगा, ये भी ऑन रहेगा, ठीक है। और ये पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल का लगा सकते हैं कंसेप्ट, देख सकते हैं 4 × 2 डिवाइड बाई 4 + 2 6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, ये कितना आ गया 4/3, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया 4/3। अब आपको चाहिए करंट, करंट पूछ रहा है तो करंट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, I = V। इट मींस सप्लाई जो इस सर्किट में जो सेल लगा हुआ है उसका वोल्टेज कितना है 10 और रेजिस्टेंस कितना है 4/3। तो सिंप्लीफाई करके कितना होगा 30/4, दैट मींस 15/2 एम्पियर, ठीक है। कोई ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2, दिस इज द राइट आंसर, ओके। अब अगला क्वेश्चन डिस्कशन करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। बहुत आसान क्वेश्चन आया, बहुत इजी क्वेश्चन आया। कह रहा है कि एक बॉल को फेंका जा रहा है v स्पीड से t = 0 पे, और ये कुछ दूर जाने के बाद फिर वो रिटर्न आ जा रहा है, ठीक है। रिटर्न आने के बाद फिर उसी पोजीशन पे आके गिर जा रहा है। तो कह रहा है कि वेलोसिटी टाइम के बीच का ग्राफ ये दिया हुआ है, इस ये दिया A, B, C और D और E, ओके। ये हमारा ग्राफ बनाया हुआ और ऑप्शन में बोल रहा है कि सी ऑप्शन सही होगा, A एंड E ओनली होगा, D होगा और B ओनली होगा। तो कह रहा है इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। बहुत ही आसान प्रश्न है। अगर ध्यान से देखें इस क्वेश्चन को, तो एक बॉल को जब फेंकेंगे तो t = 0 पे स्पीड इसकी कितनी है v है, ठीक है ना। वेलोसिटी अगर मानते हैं इसकी डायरेक्शन की तरह ऊपर है, तो अगर आपने पढ़ा होगा, फिर जब बॉल रिटर्न होके आ जा रहा है तो देख सकते हैं कि हमेशा g नेगेटिव काम करेगा। गॉट माय पॉइंट, यानी dv/dt की वैल्यू हमेशा क्या होगा, यानी स्लोप कितना होगा नेगेटिव। एक तो ये अप्रोच है, देख सकते हैं बहुत आसानी से। स्लोप नेगेटिव किसका होगा, मोशन के जब ये मोशन यहां से ऊपर गया फिर ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है ना, यानी यहां से गया और ऊपर से नीचे आया, तो देख सकते हैं हमेशा जी नेगेटिव काम कर रहा है, यानी स्लोप नेगेटिव होगा। तो देख सकते हैं ग्राफ कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी, दैट मींस यहां पे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ कुछ इस ढंग से होगा, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, दैट इज 1। इट मींस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन नंबर 1, यानी सी ओनली, यानी ग्राफ हमारा सी सिर्फ सही है, ओके। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, इस बात का कंसेप्ट रखना। इट मींस हम कह सकते हैं कि स्लोप क्या है, नेगेटिव है। पूरे मोशन के ड्यूरेशन में देख सकते हैं स्लोप हमेशा क्या है, नेगेटिव है। कहीं देख लो इसमें, यहां देखोगे तो स्लोप क्या है, यहाँ नेगेटिव फिर पॉजिटिव हो गया, यहाँ देखो यहाँ पॉजिटिव है, पहले ही पॉजिटिव गलत हो गया, यहाँ देखो ये दिख रहा, हमेशा हर पॉइंट पे स्लोप नेगेटिव है, दिख रहा नहीं, ये दिख रहा है, ये नेगेटिव है। ये देखो पॉजिटिव, ऐसे ही गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। इट मींस ऑप्शन सी इज द राइट। इट मींस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये फिगर सी है, बट ऑप्शन क्या है 1, ओके, ठीक है, थैंक यू। एक और क्वेश्चन है, देख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इन वर्नियर कैलिपर्स 20 VSD वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड कर रहा है 16 MSD से, ठीक है ना, और ईच डिवीजन ऑफ लेंथ 1 mm, ठीक है। इट मींस 1 MSD बराबर दिया है 1 mm, कोई डाउट तो नहीं है। और ये दिया है 20 VSD = 16 MSD, और पूछ रहा है कि लिस्ट काउंट ऑफ द वर्नियर कैलिपर्स, लिस्ट काउंट की वैल्यू पूछ रहा है। ये बहुत आसान प्रश्न है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन सही है, बहुत इजी क्वेश्चन है, देख सकते हैं। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, लिस्ट काउंट = 1 MSD - 1 VSD, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो 1 MSD, ये सब कुछ मैं अपने वीडियो में पढ़ा चुका हूं, ठीक है ना। 1 VSD को क्या लिख सकते हैं, यहां से देखिए 1 VSD को यहां से क्या, 20 VSD = 16 MSD, तो 1 VSD = 16/20 MSD, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे 20 - 16, दैट मीन्स 4/20
क्या MSD, ठीक है ना। तो 4/20 का मतलब कितना हो जाएगा 1/5 MSD, और 1 MSD को कितना लिख सकते हैं 1 mm, दैट मीन्स 10⁻⁻1 सेंटीमीटर में आ गया, ऑप्शन सेंटीमीटर में दिया है, डिवाइड बाई 5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना होगा, यानी 1/5 आप देख सकते हैं, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 5/100 लिख सकते हैं, ये कितना आ गया 2, यानी 0.02 सेंटीमीटर, यह ऑप्शन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चों, बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, बेसिकली मैच लिस्ट का क्वेश्चन है, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया है, E बराबर एच न्यू, ठीक है ना। अगर ध्यान से देखें तो E बराबर एच न्यू एनर्जी या फोटोन है, अगर ऑप्शन को डायरेक्ट देखें तो आंसर आपको मिल जाएगा, ध्यान से देखिए, यानी पहले का अगर देखें इट मीन्स ए का अगर ध्यान से देखें तो ए का हमारा 4 से कनेक्शन है, देखिए ए का 4 में 4 के साथ कौन कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, यानी पहला चौथा और तीसरा, ठीक है ना, ये हमारा दिख रहा है, तो ये ऑप्शन तो हट जाएगा ऑटोमेटिकली। अब हम बात करते हैं यानी E बराबर एच न्यू को एनर्जी ऑफ द फोटोन, ठीक है। अब आते हैं सी की बात करें, H इज इक्वल लैम्डा इक्वल टू H/P, डी ब्रॉगली वेवलेंथ पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है ना। तो हम देख सकते हैं सी का फर्स्ट कहाँ है, हाँ देख सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ए का 4th सी का 1, यहीं से पकड़ में आ जाता है, ये अपने दिमाग में थॉट रखिएगा तो क्वेश्चन जल्दी सॉल्व हो जाएगा, वहां तो टाइम रहता नहीं एग्जाम में, तो ये आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा सही, ठीक है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन और देख लेते हैं बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे आया हुआ है क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया आसान क्वेश्चन है। एक सर्किट दिया हुआ है जिसमें रेजिस्टेंस कनेक्टेड है जो 1 किलो में है, और उसी में सीरीज में जुड़ा हुआ है 1.5 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ है, साथ में इंडक्टर लगा हुआ है, ठीक है ना। इट मीन्स इस क्वेश्चन को कह सकते हैं, ऐसे हम दिखा सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये कैपेसिटर और ये हमारा इंडक्टर, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये मान लीजिए सेल से जुड़ा हुआ है, ये हमारा रेजिस्टेंस है, ये कैपेसिटर है, ठीक है ना, और ये हमारा इंडक्टर है, ठीक है ना, ये सीरीज में जुड़ा हुआ है। तो इसमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट इज अप्रॉक्सीमेटली, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है, इट मीन्स फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पूछ रहा है, यानी FR की वैल्यू पूछ रहा है। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, जैसे ही रेजोनेंस वर्ड नाम लिया इट मीन्स आपके दिमाग में आना चाहिए कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है, इसके क्रॉस कैपेसिटर के क्रॉस और इंडक्टर के क्रॉस ये वोल्टेज सेम हो जाता है, दैट मीन्स वोल्टेज सेम होने का मतलब हम ये कह सकते हैं कि XL बराबर XC, ठीक है ना। XL का मतलब क्या लिख सकते हैं ओमेगा L, और XC का मतलब 1/ωc, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, कंसेप्ट यही लगेगा, ठीक है ना, यानी यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आ जाएगा ω² इक्वल टू 1/LC, ठीक है ना। और ध्यान से देखिए 1/L, L की वैल्यू कितना है तो 1 मिली हेनरी, मतलब 10⁻³ और कैपेसिटर दिया है 0.1 माइक्रोफैरड, यानी 0.1 माइक्रोफैरड का मतलब 10⁻⁶, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे कितना होगा 9 और 0.1 लिख सकते हैं 10⁻10 इक्वल टू ω², ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10⁵, यानी 2πf, ठीक है ना। इसी की वैल्यू निकालना है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है ना। ये 0.1 है, ध्यान से देखना, ठीक है ना, ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये पावर आ गया 10⁻10, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये f इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 10⁵ इक्वल टू 2πf, तो f बराबर क्या लिख सकते हैं f इज इक्वल टू 1/2π, ये होगा 10⁻, कितना आ गया 5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पाई की वैल्यू रख लेना 22/7, सिंप्लीफाई करोगे तो आपका अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाता है 15.9 किलो हर्ट्ज, एंड दिस इज द राइट आंसर, ओके। क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये, हम लोग अक्सर जब बोर्ड पढ़ाते समय इस क्वेश्चन को बहुत कराते हैं हम लोग, ठीक है। आपने देखा होगा कि एक क्वेश्चन जो है एक लॉन्ग स्टेट सॉलिड वायर है, लॉन्ग स्टेट सॉलिड वायर है, दिख रहा है ना, ये सॉलिड वायर है, ये वर्ड सुनना, लॉन्ग स्टेट सॉलिड वायर, ठीक है। इस बात का, इस लाइन को ख्याल रखना, ठीक है ना, इट मीन्स करंट अंदर भी जा रहा है, ठीक है। तो आपने पढ़ा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करता है, तो अगर आप लोग को याद होगा तो जैसे जैसे सेंटर से दूर जाते हैं तो हमारा स्ट्रेट लाइन जाता है, और फिर जो है
आर्क की तरह बेसिकली वेरिएशन देता है, ठीक है ना। अगर आप लोग को याद होगा क्लास 12th में डेरिवेशन में पढ़ाया जाता है, तो अकॉर्डिंग टू डेरिवेशन अगर हम बात करें, चलिए हम इसको मिटा देते हैं, इस वायर को हम ऐसे बना देते हैं, ठीक है ना, आपको ज्यादा फील आएगा। ये देखिए, ठीक है, इसमें करंट हमारा जा रहा है आई, ठीक है, मैं डिराइव करके बता रहा हूं, वैसे ऑप्शन इसका यही है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, ठीक है ना। मैं एक बार समझा देता हूं, इसका अगर रेडियस हमारा ए है और इसमें करंट आई जा रहा है, ठीक है, तो कैसे ऑप्शन नंबर 1 सही है, थोड़ा सा समझते हैं। अगर मान लीजिए यहां से दूरी अगर हम आर लेते हैं, तो यहाँ पे एक एम्पेरियन सर्किटल ला बनाए, और यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, तो देख सकते हैं इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई इंक्लोज, ठीक है ना। टोटल पूरे लॉन्ग स्ट्रेट सॉलिड वायर के क्रॉस करंट जा रहा आई, ठीक है ना। तो अगर हम बात करें करंट डेंसिटी का, तो J इज इक्वल टू आई बाई ए पढ़े होंगे, पाई ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो अगर हम कहें इतने के थ्रू करंट कितना जा रहा है, तो लिख सकते हैं आई डैश बाई एरिया पाई आर स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है, ठीक है ना। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे आई इंक्लोज कितना होगा, और बी डॉट डीएल, डीएल का मतलब क्या, इसको इंटीग्रेट कर दें, दैट इज 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लोज का मतलब क्या, ये आई डैश, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये देखिए पाई पाई कट जाएगा, क्या मिलेगा, आई आर स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए बी बराबर कितना होगा, म्यू नॉट आई ओवर ए स्क्वायर, 2 पाई ए, आर कट जाएगा, आर हो गया ना, यानी लिख सकते हैं म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई ए स्क्वायर इंटू आर। अगर इसको ध्यान से देखें, ये देखिए ये क्लास 12 का डेरिवेशन का क्वेश्चन है, ठीक है ना, यानी बी देख सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, बी प्रोपोर्शनल टू क्या हो रहा है, आर। इट मींस आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे ये सेंटर से दूरी बढ़ रहा है, वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट लाइन दिख रहा है, ठीक है, यानी बी प्रोपोर्शनल टू क्या मिलेगा, आर, ठीक है ना। लेकिन जैसे सरफेस पे पहुंचेंगे तो स्मॉल आर को ए के बराबर कर देंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे वेरी करेगा, यानी सरफेस पे अगर हम बात करें मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई ए, आर की जगह पे ए रखेंगे, अंदर ये होगा, ये अंदर हो गया, ये सरफेस पे हो गया, और बाहर इट मींस यहां पे निकालना मैग्नेटिक फील्ड, तो मैग्नेटिक फील्ड जब यहां पे निकालेंगे तो बहुत आसान है, यानी ये जो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लोज करना है, तो आई इंक्लोज को क्या लिखेंगे, आई आ जाएगा, और डीएल को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई आर, तो आसानी से बाहर आ जाएगा। इट मींस इंटीग्रेशन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इंक्लोज मतलब आई, और डीएल को लिख सकते हैं 2 पाई आर म्यू नॉट आई, तो बी इज इक्वल टू कितना होगा, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर, ठीक है। इट मींस यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड 1 बाई आर की तरह चेंज हो रहा है, इट मींस ग्राफ कुछ इस ढंग का बनेगा ऐसे, ठीक है। वैसे डायरेक्टली आप कर सकते हैं, ठीक है ना, इसका ग्राफ ऐसे और ऐसे बनेगा, कोई डाउट। ये हमारे क्वेश्चन का सोल्यूशन, बहुत आसान क्वेश्चन आया हुआ है, नोट डाउन। एक क्वेश्चन है, देख लेते हैं बच्चों, ठीक है, नीट में पूछा गया क्वेश्चन है कि एक कह रहा है कि 100 टर्न्स को क्लोजली वाउंडेड सर्कुलर कॉइल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर दिया हुआ रेडियस, ठीक है, और उस कॉइल की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दिया और नंबर ऑफ कॉइल्स दे दिया है, और म्यू नॉट की वैल्यू दे दिया 4 पाई इंटू 10⁻⁷, ठीक है, यूनिट में दिया हुआ है। अब कह रहा है कि उस कॉइल में करंट की वैल्यू पूछ रहा है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए, मैं सिर्फ कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस कॉइल में करंट की वैल्यू पूछ रहा है और मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू पूछ रहा है, यानी म्यू, ठीक है ना। तो कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करेंगे, अगर ध्यान से देखें तो इस करंट की वजह से सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई ओवर 2r, ठीक है ना। ये बच्चों याद होगा तभी ये कर पाओगे। यहां से अगर ध्यान से देखें तो हम I की वैल्यू निकाल लेंगे, B की वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पे I की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब ये आपसे पूछ रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट की भी वैल्यू पूछ रहा है, म्यू की वैल्यू, यानी म्यू इज इक्वल टू होता है NIA, ठीक है ना। बात समझ में आए, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। यहां से हम I की वैल्यू निकालेंगे, ये देखना, ये B की वैल्यू दिया हुआ है, ये ध्यान से देखना, B की वैल्यू दिया है, म्यू नॉट की वैल्यू दिया है, R की वैल्यू दिया है 3 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेना, ठीक है। तो करंट की वैल्यू दे देगा, करंट की वैल्यू आ जाएगा 2.5 एम्पियर, ठीक है ना, यानी ऑप्शन नंबर ये सही है, ठीक है। और मैग्नेटिक मोमेंट निकालेंगे तो NIA, I की वैल्यू जब यहां से कैलकुलेट करेंगे तो यहां फीड कर देंगे, और A एरिया मतलब रेडियस दिया हुआ है, तो पाई आर स्क्वायर करके फीडिंग करेंगे और नंबर ऑफ कॉइल से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो मैग्नेटिक मोमेंट आ जाता है, जो आंसर नंबर इसका क्या है
ये सही है। इट मीन्स करंट आएगा 2.5 एम्पियर और मैग्नेटिक मोमेंट 2 A मीटर स्क्वायर, ठीक है ना। ओके, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। एक कह रहा है क्वेश्चन की क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक मेटालिक वायर है, ठीक है ना, जिसका रेजिस्टेंस, ठीक है, 4 ओम है, ठीक है, और उसको स्क्वायर में बेंड किया गया है, ABCD दिख रहा है, इसका रेजिस्टेंस 4 ओम है। ध्यान से देखना, ABCD ये दिख रहा है ना, ABCD ये स्क्वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 4 ओम। इसको बेंड कर दिया गया इस तरीके से, ठीक है ना, और इसके इस टर्मिनल से और इस टर्मिनल से जोड़ दिया गया है, इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है ना, और इन दोनों के बीच में 2 ओम का रजिस्टर लगाया हुआ है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, अगर इस सबका ये अगर ध्यान से देखिए 4 ओम है, तो ये कितना होगा, ये 2 ओम होगा, ये भी 2 ओम होगा, ठीक है ना। और बेसिकली अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज फॉलो करने लगेगा, ठीक है, यानी 1 ओम ये, 1 ओम ए, 1 ओम ए और 1 ओम ये, ठीक है ना। तो कुल मिला के अगर देखोगे तो 4 ओम हो जाएगा। ये सोचना है, ऐसे आपको अपने दिमाग में रखना, तभी क्वेश्चन डील कर पाओगे। तो ध्यान से देखो तो व्हीटस्टोन ब्रिज फॉलो कर रहा है, यानी इसमें करंट जाएगा नहीं, क्योंकि इसका और इसका पोटेंशियल हो जाएगा सेम। इसमें करंट हो गया 0, ठीक है ना, इसमें आ गया करंट 0। तो ये देखिए ये कितना ओम है, ये मिला के 1 ओम, ये भी 1 ओम, ये भी कितना 1 ओम। तो ये देखिए ये और ये सीरीज हो गया, सीरीज का मतलब कितना हो गया 2 ओम, और ये भी कितना हो गया 2 ओम। और ये इन इसके साथ अगर ध्यान से देखेंगे तो ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ध्यान से देखें तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, R इक्विवेलेंट कितना होगा, 2 × 2 डिवाइड बाई 2 + 2 कितना आ जाएगा, यानी 4/4 कितना आ गया 1 ओम, ठीक है। यानी इस पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमारा 1 ओम आ गया। और सेल का पोटेंशियल दिया हुआ है 2 वोल्ट, तो पूछ रहा करंट कितना होगा। तो I बराबर क्या लिख सकते हैं, I = V/R इक्विवेलेंट, ठीक है। V कितना है 2 वोल्ट, और ये हो गया 1, ये हो गया 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, ठीक है। तो ऑप्शन कौन सा है, पहला इस क्वेश्चन का आंसर होगा फर्स्ट, यानी दैट मींस 2 एम्पियर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है भी, न्यूक्लियर बेसिकली उसमें से न्यूक्लियस से क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। न्यूक्लियर की डेंसिटी दिया हुआ है और मास दिया हुआ है, और A की वैल्यू पूछ रहा है, R0 की वैल्यू दे दिया, 4 पाई की वैल्यू इसमें दिया हुआ है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी A की वैल्यू हमसे पूछना चाह रहा है, ठीक है ना। तो हमने न्यूक्लियर बेसिकली आप पढ़े होंगे, उसमें न्यूक्लियस में एक फार्मूला पढ़े होंगे, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है ना। और वॉल्यूम को आप कनेक्ट कर लेंगे किसके साथ, 4/3 पाई R3, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिए, ठीक है। और एक और फार्मूला पढ़े होंगे, R बराबर R0 A की पावर क्या 1/3। तो बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक है। हमें पहुंचना है इस क्वेश्चन में, टारगेट हमारा क्या होता है, A निकालना, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में अगर ध्यान से देखें तो हम क्या करेंगे, ये देखिए इस फार्मूले में देखिए डेंसिटी दिया हुआ है, ठीक है, और क्या दिया हुआ है, मास दिया हुआ है। हमको चाहिए A, हमको A चाहिए, ठीक है ना। तो क्या अप्रोच लगाएंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पे पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट करिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास वॉल्यूम 4/3 ऊपर चला जाएगा पाई R3। हमें R में बेसिकली क्या, ये देखिए ए चाहिए हमको, तो क्या करते हैं, R3 बराबर 3m/4 पाई इंटू रो, ठीक है। और ये क्या करेंगे, यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर R0 ये क्यू करेंगे, डायरेक्ट क्यू करना है, तो ये हो जाएगा A, ये हो जाएगा कितना 3। बात समझ में आ रहा है ना। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो A की वैल्यू कितना होगा, यानी 3m/4 पाई रो इंटू R0 ध्यान से देखो बच्चों, इसमें m की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, अगर ध्यान से देखें तो m की वैल्यू दिया हुआ है, 4 पाई की वैल्यू, रो की वैल्यू, R0 की वैल्यू दिया हुआ है, R0 की वैल्यू ये दिया हुआ है। सब्स्टिट्यूट करेंगे, A की वैल्यू निकल जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा 12, ठीक है। एंड दिस इज योर आंसर। बस आपको पुट करना, सिर्फ मैं कंसेप्ट बता दिया, ठीक है ना। YDSC का क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक ना। एक मोनोक्रोमेटिक है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा दिया, इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट ए पॉइंट इन स्क्रीन, पाथ लेंथ डिफरेंस, ठीक है, पाथ डिफरेंस दिया हुआ है, ठीक है ना। तो पाथ डिफरेंस लैम्डा दिया हुआ है, तो पर इसका ऑप्शन नोट कर लेते हैं, ठीक है ना। ऑप्शन नोट कर लेते हैं, ये हमारा k/4, सेकेंड है k, थर्ड है k/2, और फोर्थ ऑप्शन है हमारा 2k, ठीक है ना। तो सबसे पहले अगर ध्यान से देखें तो YDSC बेसिकली यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो पाथ डिफरेंस अगर लैम्डा हो जाए, ठीक है ना, तो इंटेंसिटी हमारा k यूनिट है,
तो हम मान लेते हैं इंटेंसिटी आई है। तो अगली इंटेंसिटी पूछ रहा है, मान लेते हैं आई डैश, जो के यूनिट के ऑप्शन में दिया हुआ है k/4 k और k/2 और 2k। जब पाथ डिफरेंस λ/3 हो जाए तो आपसे पूछ रहा है इंटेंसिटी। तो इस क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए आपके दिमाग में एक जरूर इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। आप पढ़े होंगे I बराबर इंटेंसिटी का I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 इंटू I2 cos फाइव, ठीक है ना। ठीक है, या दिखाई नहीं दे रहा होगा बच्चों को, ठीक है। एक फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ इंटेंसिटी का, I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 इंटू I2 cos फाइव। ये दिमाग में होगा तभी आप क्वेश्चन डील कर पाओगे, ठीक है ना। तो पहले केस में अगर ध्यान से देखें तो ये cos फाइव दिख रहा ना, ये cos फाइव, ये क्या है, फेज डिफरेंस है, लेकिन यहाँ पाथ डिफरेंस दिया हुआ। तो क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा, cos फाइव, ठीक है ना, यानी फाइव के बारे में एक फॉर्मूला पढ़े होंगे, फाइव बराबर इक्वल टू या डेल्टा फाइव बराबर 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स। अगर ये फॉर्मूला याद होगा तभी आप क्वेश्चन को डील कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे। तो डेल्टा एक्स की वैल्यू यहां देखिए, पहले वाले केस में दिया हुआ लैम्डा, ठीक है ना। अगर पहले वाले केस की बात करें, ठीक है ना, तो डेल्टा फाइव बराबर 2π/λ, डेल्टा एक्स दिया है कितना, लैम्डा, कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2π। तो इंटेंसिटी क्या होगा, ध्यान से देखिए, पहले वाले केस में ये कह रहा है के यूनिट है, इंटेंसिटी मान लिया आई। अगर मान लेते हैं I1 I2 सेम वेवलेंथ है तो I0 मान लेते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पे 2I0 हो जाएगा। I1 I2 को I0 मान लिया, 2I0, और ये 2, ये कितना हो जाएगा, ये भी 2I0, और cos 2π की वैल्यू कितना होगा, cos 2π की वैल्यू होगा 1, ठीक है ना। ये देखिए, तो ये हो जाएगा कितना 4I0, ये हमारा हो गया k यूनिट, कोई डाउट तो नहीं है। अब कह रहा है कि अगर पाथ डिफरेंस क्या हो जाए, λ/3, तो हम क्या होगा, ध्यान से देखिए, फिर इसमें देख लेते हैं, डेल्टा फाइव बराबर 2π/λ इंटू डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स मतलब λ/3 हो जाएगा 2π/3, ठीक है। तो अब वही सेम फार्मूला इसमें ये वाले फार्मूले फिट कर दीजिए। तो मान लेते हैं इंटेंसिटी आई डैश, ठीक है। तो ये होगा I0 यानी 2I0 प्लस ये देखिए 2I0 cos 2π/3, cos 2π/3 की वैल्यू क्या होगा पता, ये होता है बेसिकली कितना होता है, -1/2, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -1/2 यानी 2I0, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 2I0 1/2, ये माइनस इधर भेज दिए, कट जाएगा, कितना आ जाएगा I0, ये हो गया I डैश। अगर ध्यान से देखें तो 4I0 बराबर k और I0 बराबर कितना, I0 बराबर कितना होगा k/4। तो जो नया यूनिट होगा मान लेते हैं k डैश, ये हो जाएगा k/4, ये आंसर होगा। यानी आप क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर होगा k/4, ठीक है। इस क्वेश्चन का जवाब रहा, लॉजिक ये रहा। ये अगर आपको पता होगा तभी कर पाओगे, अन्यथा नहीं कर पाओगे, दिमाग में बैठाए रखो, ठीक है ना। ये बेसिकली ऑप्टिक क्या बोलते हैं, वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना, नोट करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये, ठीक ना। कह रहा है कि एक बॉडी है जिसका मास दिया 5 kg, ठीक है, और उस पर 8 न्यूटन इधर लग रहा है, 6 न्यूटन इधर लग रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, परपेंडिकुलरली कह रहा है, ठीक है ना। और कह रहा है कि एक ऑप्शन, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है ना, एक्सेलरेशन इतना होगा और डायरेक्शन के साथ 6 न्यूटन फोर्स के साथ, और ये एक्सेलरेशन दिया है, ये एक्सेलरेशन 20 दिया है, और ये डायरेक्शन दिया हुआ है, ठीक है। tan इनवर्स 4/3 विथ 8 न्यूटन फोर्स 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 10 tan इनवर्स 3/4 विथ 8 न्यूटन, जो भी दिया ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन को डील कैसे करेंगे, सबसे पहले एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे। अगर ध्यान से देखें तो इसमें एक्सेलरेशन कैसे निकालेंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर ध्यान से देखिए तो ये 8 न्यूटन है, 6 न्यूटन है, तो इधर कह सकते हैं 6 न्यूटन, तो ये नेट फोर्स कितना होगा 10 न्यूटन। अरे भाई रूट में 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। ये मान लेते हैं डायरेक्शन अल्फा, ठीक है, यानी पार्टिकल भागेगा इधर, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होगा। तो ध्यान से देख सकते हैं इसका एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना होगा, A इज इक्वल टू नेट फोर्स कितना हो गया 10 बाई टोटल मास 5, कितना आ गया 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। यानी ऑब्वियस सी बात है 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर ऑप्शन आ जाएगा एक्सेलरेशन में। ये आप देखेंगे तो उसमें ये ऑप्शन होगा, बट ये नहीं होगा, ठीक है ना।
अब हम बात करते हैं डायरेक्शन की चर्चा किया है, तो डायरेक्शन की चर्चा कैसे कर लेंगे, यहां से देख सकते हैं ये तो tan अल्फा बराबर लिख सकते हैं 6/8, कितना हो गया 3/4, तो अल्फा बराबर कितना होगा tan इनवर्स 3/4, ठीक है ना। tan इनवर्स 3/4 है, कौन कौन सा ऑप्शन बचा, ये और ये खत्म हो जाएगा, यानी ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। मैं सिर्फ लॉजिक बता रहा हूं, ध्यान से देखो। अब कह रहा है कि जो tan इनवर्स 3/4 लिए हो, वो कह रहा है कि ऑप्शन में किस फोर्स के साथ है, ये आपसे दो ऑप्शन बचा, एक 6 न्यूटन फोर्स के साथ है कि 8 न्यूटन के साथ है। तो ध्यान से देखो, तो ये 8 न्यूटन के साथ जो अल्फा बना रहा है, ये डायरेक्शन को बता रहे हैं, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला थर्ड आंसर। इसका आंसर क्या होगा, थर्ड। ये इसका लॉजिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक ना। ये कह रहा है कि ये कैपेसिटर लगाए गए हैं 10 माइक्रोफैरेड 10 माइक्रोफैरेड 10 माइक्रोफैरेड 10 माइक्रोफैरेड, और उसके साथ ये पैरेलल में लगा दिए गए 2.5 माइक्रोफैरेड के, और ये इसको एक सेल से जोड़ दिया गया 50 वोल्ट की बैटरी से, ठीक है। सेल से 50, जिसका वोल्टेज कितना 50 वोल्ट। कह रहा है कि पूछ रहा है कि हर एक कैपेसिटर में चार्ज बताओ, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा हूं, पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इफेक्टिव कैपेसिटेंस बताओ, तो ये बहुत आसान है। ये यहां से जो चार्ज जाएगा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, पैरेलल हो गया ना। ये दोनों, ये सब सारा सीरीज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा सीरीज। तो ये 10 10 10 10 10 पास, ये सब 10 है ना भाई, तो कितना हो जाएगा, कितने कैपेसिटर 1 2 3 4, तो इफेक्टिव कैपेसिटेंस कितना होगा, सीरीज में अगर होता है तो कितना होता है 1/C1 + 1/C2 + 1/C, ऐसे होता है इन करके। तो लगाओगे तो 4 कैपेसिटर, तो इसका कितना हो जाएगा, सी सीरीज वाला हो जाएगा 10/4, तो कितना हो जाएगा बताओ 2.5 माइक्रोफैरेड, ठीक है। ये ऊपर वाला हो गया नहीं, और इसके साथ क्या हो जाएगा, ये पैरेलल हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना, तो पैरेलल हो जाएगा, तो पैरेलल में सीधे कैपेसिटर जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा Cp बराबर 2.5 ये है और 2.5 ये है, तो कितना आ जाएगा 5 माइक्रोफैरेड। मेरी बात समझ में आ रहा है, तो 5 माइक्रोफैरेड कौन सा ऑप्शन है, ध्यान से देखो, तो ये और ये है, ये तो गलत ना, ये भी है, ठीक है, ये तो खत्म हो गया नहीं। अब कह रहा है कि चार्ज पूछ रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, ये वोल्टेज दिया 50 वोल्ट कैपेसिटर इसका दिया हुआ, तो चार्ज निकल जाएगा Q = CV से। C दिया कितना 2.5 माइक्रोफैरेड इंटू V कितना है 50, सॉल्व करोगे तो कितना होगा, ये आ जाएगा 125 माइक्रोकूलम, ठीक है ना। इसमें कितना जाएगा 125 माइक्रोकूलम, अरे आसान बात है भाई, ये 2.5 माइक्रोफैरेड है और ये भी कितना है 2.5 माइक्रोफैरेड। तो ध्यान से देखो, जो चार्ज यहाँ जाएगा आधा आधा बढ़ जाएगा कि नहीं है चार्ज, जब आधा आधा बढ़ जाएगा तो जाहिर सी बात है, यानी इसमें जो चार्ज होगा कितना होगा, जो चार्ज इसमें सभी में होगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ऑप्शन कौन सा है, ध्यान से देखो, यही है, जाहिर सी बात है, ठीक है। तो सॉल्व करोगे तो ये आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा 125, ये जो मैंने बताया, इसमें चार्ज निकल जाएगा, ठीक है, और वही चार्ज इसमें जाएगा, क्लियर। तो ये फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक किरान है, ठीक ना। अब कह रहा है कि वो 1000 kg का जो है मास जो लिफ्ट करेगा और उसको 20 मीटर हाइट पे लेके जा रहा है, और टाइम कितना लग रहा है 10 सेकंड लग रहा है, और जी की वैल्यू दिया हुआ है, तो सिंपल फार्मूला पे है बेस्ड, ठीक है। पावर पूछ रहा है, तो P = क्या होता है वर्क बाई टाइम। वर्क क्या होगा, जो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये इसका लॉजिक है, और डिवाइड बाई टाइम ये है। तो अगर ध्यान से देखिए तो इसमें क्या है, मास की वैल्यू दे दिया है कितना 1000, जी की वैल्यू कितना दिया है 9.8, और हाइट कितना दिया है 20 मीटर, और टाइम कितना दिया है 10 सेकेंड। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका डायरेक्ट जो आंसर आ जाता है 19.6 वॉट। ये आपका ऑप्शन होगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, क्वेश्चन है बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं इसको अपने लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूँ, मैं इसको शॉर्ट फॉर्मुलाइज कर दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। यंग्स मॉडुलस दिया हुआ लिस्ट 1 और लिस्ट 2 में, यंग्स मॉडुलस दिया है कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस और पॉइजंस रेशियो, इसको ऑप्शन को उसमें मिलाना है, ठीक है। तो देखो जो फार्मूला जनरली याद रहता है, ठीक है, पॉइजंस रेशियो सबको अगर याद होगा तो सबको याद होगा पॉइजंस रेशियो, ठीक है। तो पॉइजंस रेशियो होता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडिनल डिस्प्लेसमेंट, डायमेंशनलेस होता है, ये ध्यान रखिएगा। तो मैं देख रहा हूं तो ये डी का पहले के साथ मिल रहा है, और एक यंग्स मॉडुलस आपको पता है स्ट्रेस बाई स्ट्रेन,
यानी फोर्स बाई एरिया डिवाइड बाई चेंज इन लेंथ, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पॉइसन यंग्स मॉडुलस क्या होता है, फोर्स बाई एरिया डिवाइड बाई डेल्टा एल बटे एल, याद है ना, यानी लिख सकते हैं एफ एल बाई ए इंटू डेल्टा एल, यानी ये यंग्स मॉडुलस है। मुझे फॉर्मूला याद है जो मैं बता रहा हूँ, तो अगर ध्यान से देखें तो ये इसके साथ कनेक्ट हो रहा है। तो अगर अब आप ऑप्शन में देखेंगे तो एक ऑप्शन मिलेगा आपको, ठीक है ना, मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, एक ऑप्शन मिलेगा आपको जो मैं लिख रहा हूँ, जो फोर्थ ऑप्शन सही है, यानी ए का हो जाएगा सेकेंड, ये आंसर मैं लिख रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ए का सेकेंड, ठीक है, और बी का होगा मेरा क्या, बी का थर्ड, और सी का होगा मेरा फोर्थ, और डी का हमारा होगा फर्स्ट, जो मैंने दो मिलाया, डी का फर्स्ट, और ये डी का हमारा अगर देखें तो फर्स्ट, और ए का हमारा हो गया सेकेंड। तो मैं इसी के अकॉर्डिंग डायरेक्टली क्वेश्चन, एक मुश्किल से ये 30 सेकंड का क्वेश्चन है, ये सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक क्वेश्चन है, बहुत आसान प्रश्न है, एक कनकेव लेंस है, ठीक है ना, जो क्या कर रहा है, एक रे, ठीक है, आ रही है कहां से, इन्फिनिटी से, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो कह रहा है कि क्या होगा, क्या सिचुएशन होगा, जो ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो अभी ऐसी बात है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसका कंसेप्ट देख लो, कंसेप्ट ये है, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है ना, तो जाहिर सी बात है, कोई रे अगर इन्फिनिटी से आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट है जो इन्फिनिटी से आ रही है और जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, तो ये रे क्या होगा, ये कौन सा क्या बोलते हैं, लेंस है, ये कनकेव लेंस है, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रहा है। तो जाहिर सी बात है, ये क्या कर जाएगा, डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है, ये बात ध्यान रखना, पैरेलल एक्सिस इसके पैरेलल आ रहा है, ठीक है। मीडियम का खैर इसमें चर्चा भी नहीं किया कि कौन किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, फिलहाल यहाँ पे पॉइंट की बात करते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, ये अगर ये देखोगे तो इसको मिलाओगे तो ये क्या होगा, मिलती हुई प्रतीत होगी इस फोकस पे, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन है, इस ऑप्शन में जो दिया है, अपीयर टू डाइवर्ज फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस होगा, यानी मेरे हिसाब से सेकेंड आंसर इसका सही होगा, ठीक है ना, ओके। और ये क्वेश्चन नंबर हो गया, बहुत आसान प्रश्न है ये, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है। कह रहा है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टेकन एज ए यूनिटी, ठीक है, और इफ द स्पीड इफ द लाइट टेक्स 6 मिनट 40 सेकेंड टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सन, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इन न्यू यूनिट। आसान प्रश्न है, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। कह रहा है कि अगर हम क्या करें, स्पीड ऑफ लाइट टेकन एज ए यूनिटी, अगर मान लीजिए ये हमारा अर्थ है और ये हमारा सन है, सन से अगर लाइट आ रहा है तो इसकी स्पीड अगर हम ले लें तो इसका अगर यूनिटी लें हम, ठीक है ना, ठीक है। तो कह रहा है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम जो लग रहा है वो बेसिकली दे रहा है हमारा 6 मिनट और 40 सेकेंड, इट मीन 6 मिनट प्लस 40 सेकेंड। तो कह रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक दूरी बताइए, जो हमारा यूनिटी के फॉर्म में दिया हुआ है, ठीक है। कुल मिला के दूरी की चर्चा कर रहा है, ठीक है ना। तो सिंपल सा फॉर्मूला हमको पता है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू डिस्टेंस ओवर टाइम की बात करें तो डिस्टेंस यूनिटी में ले लेते हैं, ये यूनिट ले लेते हैं, ठीक है ना, इनटू टाइम। टाइम कितना है, 6 मिनट, मिनट को क्या कर सकते हैं, सेकेंड में कर सकते हैं, प्लस 40 सेकेंड। ये देखिए कितना आ रहा है, 360 प्लस 40 कितना आ गया, ये आ गया हमारा 400 यूनिट, ठीक है ना। ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। ये इसका अप्रोच है सोचने का, ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें टफ क्वेश्चन नहीं है। थैंक यू। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है अभी, ठीक है, कि एक रेक्टेंगुलर वायर लूप है जिसका साइड है 8 सेंटीमीटर और ये है 3 सेंटीमीटर विथ स्मॉल कट इन ए मूविंग आउट ऑफ द रीजन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दे दिया 0.3 टेस्ला और कह रहा है कि डायरेक्टेड नॉर्मल टू द प्लेन द EMF डेवलप अक्रॉस द कट
इसके क्रॉस ईएमएफ कितना होगा अगर इसको ये छोटे वाले साइज को हमने कट किया हुआ है, ठीक है, तो कह रहा है कि जबकि इसकी वेलोसिटी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द शॉर्टर साइड ऑफ द लूप ऑफ द, ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ ऑप्शन 1.8 इंटू 10 टू द पावर -4 वोल्ट। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 1.2 इंटू 10 टू द पावर -4 वोल्ट। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 1.3 इंटू 10 टू द पावर -4 वोल्ट। और चौथा ऑप्शन दिया हुआ है 4.8 इंटू 10 टू द पावर -4 वोल्ट। आसान प्रश्न है, कुल मिला के एक क्वेश्चन क्या आ रहा है कि एक अगर ध्यान से देखा जाए तो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, v की वैल्यू दे दिया है, और एक मेरा रेक्टेंगुलर लूप है जो बड़ा साइज का 8 सेंटीमीटर, छोटा साइज 3 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि अगर ये छोटे साइज में अगर कट कर दिया जाए तो जाहिर सी बात है इसमें करंट तो नहीं जाएगा बट ईएमएफ डेवलप हो जाएगा, ठीक है, और छोटे साइज से ये निकल रहा है कितनी स्पीड से 2 सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। तो ईएमएफ पूछ रहा है, सिंपल सा है, फॉर्मूला बताए पढ़े होंगे, ठीक है ना। तो ईएमएफ का फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, ईएमएफ इज इक्वल टू VBL। आसानी से इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा इस फॉर्मूले से। तो अगर ध्यान से देखें तो स्पीड कितना दिया है, स्पीड दिया है हमारा 2 इंटू 10 टू द पावर -2 ले लेते हैं, सेंटीमीटर को मीटर में कर देते हैं, सेंटीमीटर पर सेकेंड को। V कितना दिया है 0.3 टेस्ला, और L लेंथ कितना है 3 सेंटीमीटर, यानी 3 इंटू 10 टू द पावर -2। सिंप्लीफाई करिए कितना हो गया, 3 3 करना दूना था 18, 1.8 10 टू द पावर -4, यानी ये ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा 1। ये बहुत आसान प्रश्न है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत आसान प्रश्न आया हुआ है, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का क्वेश्चन है कि एक गैल्वेनोमीटर ऑफ ए रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दे दिया कितना 100 ओम, ठीक है ना। इस फुल स्केल डिफ्लेक्शन ऑफ 1 मिली एम्पियर, यानी IG की वैल्यू दे दिया 1 मिली एम्पियर। इट्स कन्वर्टेड इनटू एमीटर, और एमीटर का रेंज दे दिया है, जो करंट की वैल्यू का जो रेंज दे दिया है 0 से लेकर कितना दिया है 10 एम्पियर, ठीक है भाई। अब आगे क्या रहा है कि शंट रिक्वायर्ड, सिंपल है, आसान है, ये बेसिकली एमीटर का क्वेश्चन है। तो देख सकते हैं कि एक गैल्वेनोमीटर को अगर एमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो याद करिए, ये हम एक शंट रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं। इसमें अगर मान लीजिए अगर I करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, यहाँ पे अगर I करंट फ्लो हो रहा है और गैल्वेनोमीटर में IG जा रहा है, तो इसमें कितना जाएगा I माइनस IG। कंसेप्ट को बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। और पूछ रहा है कि हमें शंट रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आसान है, यहाँ पे देख सकते हैं कि ये पैरेलल है, तो ये IG पैरेलल मतलब वोल्टेज सेम हो जाएगा इसके क्रॉस और इसके क्रॉस, IG इंटू G बराबर I माइनस IG इंटू S, ठीक है। हमको शंट रेजिस्टेंस चाहिए तो लिख सकते हैं IG इंटू कैपिटल G अपॉन I माइनस IG। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा G ओवर I बाई IG माइनस 1। अगर ध्यान से देखें तो गैल्वेनोमीटर में करंट कितना जा रहा है 1 मिली एम्पियर, और I की वैल्यू रेंज कितना है 10 एम्पियर। तो हम यहाँ से देख सकते हैं, यानी I अपॉन IG मतलब 10 अपॉन 1 मिली एम्पियर मतलब 10 टू द पावर -3। तो सॉल्व करेंगे कितना होगा 10 टू द पावर 4, यानी इसकी वैल्यू 10 टू द पावर 4 हो जाएगी। यानी यहाँ पे देख सकते हैं G की वैल्यू दिया है 100 और I अपॉन IG की वैल्यू 10 टू द पावर 4 माइनस 1, ये तकरीबन इतना ही होगा। इट मीन्स 100 ओवर 10 टू द पावर 4। सिंप्लीफाई करेंगे कितना होगा 1 अपॉन 100 मतलब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.01 ओम, यानी ये आंसर सही है, ठीक है ना। बहुत आसान प्रश्न है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, बहुत आसान प्रश्न है ये, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ थोड़ा सा समझ लेते हैं। एक R1 रेजिस्टेंस, R2 रेजिस्टेंस और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर लगाया हुआ है और ये जॉकी है, ठीक है ना। ये एक्सपेरिमेंट किए होंगे, मीटर ब्रिज के एक्चुअल में क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। और यहाँ पे एक EMF जुड़ा हुआ है। कह रहे कि इस गैल्वेनोमीटर और EMF को इंटरचेंज कर दें तो क्या पड़ेगा प्रभाव, देख सकते हैं इसके डिफ्लेक्शन में, ठीक है ना।
गैल्वेनोमीटर के डिफ्लेक्शन में। तो ये आपने पढ़ा होगा कि जब इस जॉकी को क्या करते हैं, इस पर स्लाइड कराते हैं, जबकि इसकी लेंथ 1 मीटर होती है, पता ही होगा 100 सेंटीमीटर। तो मान लेते हैं लेंथ यहाँ पे L है, ठीक है ना। तो जब जॉकी को सरकाते हैं यहाँ पे, तो एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे एक, जिसको बोलते हैं नल पॉइंट, जहाँ पे डिफ्लेक्शन क्या बताता है, 0। तो नल पॉइंट पे तो डिफ्लेक्शन 0 बताया गया। इसमें देख लेते हैं कोई ऑप्शन है क्या। कर की द ओनली राइट साइड डिफ्लेक्शन, ओनली लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन, नहीं तो गलत है। देयर विल बी नो डिफ्लेक्शन रिस्पेक्टिव ऑफ द पोजीशन ऑफ जॉकी। ठीक है भाई, कह रहा है कि किसी भी पोजीशन पे जो है जॉकी जो है डिफ्लेक्शन नहीं करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है यार, तो पहला दूसरा तीसरा वैसे ही गलत हो गया। तो लास्ट आंसर सही है, बोथ राइट साइड एंड लेफ्ट साइड डिफ्लेक्शन एट द बैलेंस पॉइंट नो डिफ्लेक्शन, सही है। मतलब कहने का मतलब ये है इस प्रश्न में, जॉकी को जब सरकाएंगे इधर, जब सरकाएंगे तो मान लीजिए ये लेंथ हमारा x है, तो बाकी कितना होगा, लेट L माइनस एक्स मीन्स 100 माइनस एक्स। तो जब जॉकी को सरकाएंगे तो मान लो अगर इनकेस इसका रेजिस्टेंस हमारा कम हुआ, जब रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट ज़्यादा होगा, तो डिफ्लेक्शन बताएगा, ठीक है ना। बात समझ में, एक साइड में, ठीक है। और अगर जॉकी को एक ऐसे पॉइंट पे लेके आते हैं जहाँ पे करंट इसमें 0 बताएगा, इट मीन्स वो नल पॉइंट हो गया, ठीक है। और जब जॉकी को इधर सरकाएंगे, दिख रहा, तो ये रेजिस्टेंस ज़्यादा हो गया, तो इसमें करंट कम जाएगा, तो डिफ्लेक्शन एक साइड में दिखाने लगेगा, दूसरे साइड में दिखाने लगेगा, ठीक है ना। तो लेफ्ट राइट तो दिखाएगा डिफ्लेक्शन जब जॉकी को सरकाएंगे, लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी होगा जहाँ पर डिफ्लेक्शन क्या बताएगा, 0 बताएगा। तो एक ऑप्शन देख लेते हैं, जो ऑप्शन नंबर 4 है। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। एक प्रश्न और देख लेते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ठीक है ना। एक थिन वायर है जिसका लेंथ कितना दिया है, L, ठीक है। एक थिन वायर है जिसका लेंथ दिया हुआ है L, ठीक है। और लीनियर मास डेंसिटी यानी लैम्डा की वैल्यू दे दिया है M। मास डेंसिटी सर्कुलर एक रिंग बनाया गया है जो डायग्राम में दिया गया है, ठीक है ना। और कह रहा है कि फिगर में दिया हुआ C इसका सेंटर है, और इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस, आसान क्वेश्चन है, ठीक है ना। इसके अबाउट निकालना है, ये बेसिकली y है और ये y डैश है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन में दिया हुआ x, ठीक है ना। तो कह रहा है कि ये इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। एक वायर है जिसका लेंथ L है और लीनियर मास डेंसिटी यानी लैम्डा की वैल्यू जो हम लोग पढ़े हुए हैं, लैम्डा की वैल्यू M दिया हुआ, ये लीनियर मास डेंसिटी है। तो दैट इज लिख सकते हैं मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। यानी मास की वैल्यू कितना है, M डैश, यानी M डैश बराबर लिख सकते हैं M इंटू L। ये मास हो गया, ध्यान रखना, ये मास की वैल्यू हो गई, ठीक है। तो कह रहा है कि इसको अगर सर्कुलर वायर बना दिया जाए और इस प्लेन में रख दिया जाए, तो कह रहा है कि इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। तो ये आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है, देख लेते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। ये हमारा रिंग है, आप पढ़े होंगे रिंग का इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना। तो याद करिए, सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। आपको पता है डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है रिंग का, अगर याद होगा तो डायमीटर के अबाउट होता है 1/2 M डैश R स्क्वायर, ठीक है ना। ये हमको पता है, डायमीटर के अबाउट पता है। तो इसके अबाउट निकालना है, तो क्या करेंगे, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, पैरेलल थ्योरम लगा देंगे, ठीक है। इसके अबाउट निकालना है y डैश के अबाउट, तो लिख सकते हैं ID प्लस M इंटू R स्क्वायर, M डैश R स्क्वायर। ID की वैल्यू कितना दिया है, 1/2 M डैश R स्क्वायर प्लस M डैश R स्क्वायर। सिंप्लीफाई करेंगे कितना होगा, सिंप्लीफाई करिए इसको, तो कितना हो जाएगा 3/2 M डैश R स्क्वायर, यही आंसर होगा। देख लेते हैं, पहले M डैश की वैल्यू पुट कर लेते हैं। M डैश की वैल्यू कितना है, ML स्क्वायर, यानी 3/2 ML स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर, ठीक है। तो अच्छा, R को कन्वर्ट कर देते हैं। हमको पता है कि ये जो वायर है जिसकी लेंथ L है, तो इसको सर्कल बनाया गया, इट मीन्स L बराबर क्या लिख सकते हैं, 2πr। तो R की वैल्यू यहाँ रखिए, I डैश 3/2 ML स्क्वायर, R की वैल्यू रखिए, ठीक है। ये क्या हो गया, M डैश, ठीक है। M डैश को मतलब ये मैं गलत कर दिया है, ये ML, ठीक है, ये ML। R स्क्वायर मतलब
L/2 पाई स्क्वेयर। सिंप्लीफाई करो, देखो कितना आ रहा है। तो ये आ जाएगा 3ml और ये L स्क्वायर, LQ आ जाएगा 3mL3। 3mL3 कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ से सब में है। और नीचे देख लेते हैं, ये 4 पाई स्क्वेयर और 8, यानी 4 दूना 8, 8 पाई स्क्वेयर, यानी ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आ जाएगा आंसर। ठीक है ना, तो ये आंसर सही है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। एक प्रश्न और देख लेते हैं, बड़ा आसान प्रश्न है। ठीक है, एक क्वेश्चन क्या दिया हुआ थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है ना, ये दिया हुआ है, कहाँ गया, हाँ, ईच साइड ऑफ द मेटेलिक क्यूब, ठीक है ना, ऑफ मास इतना दे दिया, मेजर इतना। ठीक है, ठीक है, कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है बेसिकली। डेंसिटी ऑफ द मटेरियल कैन बी क्यूब एक्सप्रेस। ठीक है, एक क्यूब है, ठीक है ना, और जिसका मास दिया हुआ है, दिया है 5.580 kg। ठीक है ना, और इसका साइड दिया हुआ क्यूब का, ये क्यूब है, ठीक है, जिसका साइड दिया हुआ है, जिसकी साइड की चर्चा लेते हैं, साइड ए, ठीक है, जो दिया हुआ है 9.0 सेंटीमीटर। और ये जो डेंसिटी है जो एक्सप्रेस किया हुआ है, यहाँ से हम ए क्यू निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया। ठीक है ना, जो डेंसिटी दिया हुआ है ये x इंटू 10⁻³ kgm-3। ठीक है ना, अब कह रहे कैसा x की वैल्यू निकालो, तो x मतलब डेंसिटी निकाल लो। तो डेंसिटी बराबर क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम। सिंपल सी बात है, इसका डेंसिटी पहले निकालो। ये x की वैल्यू दिया हुआ है, तो x की वैल्यू निकालेंगे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो कह रहा है कि जो सिग्निफिकेंट फिगर होगा वो आंसर इसमें से क्या होगा। एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है, बहुत आसान प्रश्न है। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये सब मैं यूट्यूब में डाल चुका हूँ, इसका बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, इसका कंसेप्ट में डाल चुका हूँ। 5.580 ओवर वॉल्यूम, AQ मतलब 9.0 अगर मीटर में कन्वर्ट कर ले तो कितना होगा, 10⁻⁻, इधर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर को मीटर में मैंने कर लिया। ठीक है ना, और ये डेंसिटी केजी में ही है। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो तकरीबन आता है, ये इसका आंसर आता है, मैं अभी बनाया था इसका। ठीक है, इसका आंसर आता है तकरीबन 0.07654,321 इंटू 10⁻, आ जाएगा 6। ठीक है ना, तो इसको और देख लेते हैं। 1 2 3 यानी 3 डिजिट रखेंगे तो आ जाएगा 7.65432 इंटू 10⁻3, है ना। तो क्वेश्चन में ये दिया है बेसिकली x की वैल्यू का मतलब ये आ गया, x का मान ये आ गया। तो इतना तो आंसर लिखेंगे नहीं, वैसे दिया भी है लेकिन आंसर तो ये होगा नहीं। एक्चुअल में क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर, ध्यान से देखिए, तो डिवीजन वाला एक रूल होता है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का जो रूल से मतलब सिग्निफिकेंट फिगर में, इसका देखेंगे तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना है इसका अगर देखें तो 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसका कितना है 2। तो जो आंसर में हम लिखते हैं, जो आंसर में मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितना होना चाहिए, 2 ही होना चाहिए, ये इसका लॉजिक है। तो हम यहाँ तक आंसर लेंगे। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिए 7.65, आगे 5 आ गया, यानी ये दिख रहा है ना 5 आ गया, इसका मतलब इसको हम क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे, तो आंसर कितना हो जाएगा 7 बेसिकली हो जाएगा 7.7। ठीक है ना, क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। यानी आंसर हमारा 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर में लेना, ये बात का ख्याल रखना होगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 7.7। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन ये देख लेते हैं। ठीक है ना, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कह रहा है कि एक ट्रैवलिंग हार्मोनिक वेव दे दिया है, और हार्मोनिक वेव की वैल्यू दिया है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और 2.0 यानी 2.0 cos 2 पाई यानी 10t माइनस 0.0080 x प्लस 0.35। ठीक है ना, ये दे दिया है।
और एक्स वाई सेंटीमीटर में है, एक्स और वाई ये सेंटीमीटर में, इस बात का ख्याल रखना है। टी टाइम है। फेज डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, ठीक है वगैरह। फेज डिफरेंस बिटवीन ऑसिलेटिंग मोशन ऑफ 2 पॉइंट सेपरेटेड बाई ए डिस्टेंस, मतलब कुल मिला के देखा जाए क्वेश्चन में पाथ डिफरेंस दे दिया है, कितने का है 0.5 मीटर। तो पूछ क्या रहा है हमसे, फेज डिफरेंस पूछ रहा। बहुत आसान प्रश्न है ये, बेसिकली ये उसका क्वेश्चन है, कह सकते हैं ये वेव्स का क्वेश्चन है बेसिकली, ठीक है ना, ट्रैवलिंग वेव का है। तो आसान प्रश्न है, देख लेते हैं इसको कैसे डील करेंगे। फेज डिफरेंस पूछ रहा है तो डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2 पाई बाई लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखें तो डेल्टा एक्स की वैल्यू दे दिया है, कितना दिया है 2 पाई बाई लैम्डा डेल्टा एक्स, 0.5 मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में ही कर लेते हैं, क्योंकि ये सेंटीमीटर में दिया है -2, ठीक है ना। 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर 10 टू द पावर 2, ठीक है ना। अब 2 पाई बाई लैम्डा आप पढ़े होंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन, y बराबर a cos ओमेगा t माइनस के एक्स प्लस आई, ठीक है ना। तो आसान प्रश्न है, k की वैल्यू, और k की वैल्यू लिख सकते हैं 2 पाई बाई लैम्डा, और k की वैल्यू कितना दिया है यहाँ पे 2 पाई इंटू 0.0080, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, ये 2 पाई बाई लैम्डा बराबर ये रख देंगे यहाँ पर, तो ये क्या आ जाएगा, यानी 2 पाई इंटू 0.0080 इंटू 0.5 इंटू 10 टू द पावर 2। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आ जाएगा कितना 1, और ये 10 टू द पावर 2, मतलब 0 पॉइंट, ये आ जाएगा 0.805। तो है ऑप्शन, हाँ ये आंसर है, चौथा आंसर है, ठीक है ना। ये इसका आंसर हो जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर जो भी है, ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आए हुए नीट में, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है ना। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक प्रश्न और देख लेते हैं, बड़ा आसान प्रश्न है ये, ठीक है ना, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। ये कह रहा है कि ए रे ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट इज पासिंग थ्रू द इक्विलैटरल प्रिज्म, ठीक है भाई, 60 डिग्री इक्विलैटरल है, ठीक है। ABCD फिगर में दिया हुआ है क्यू रिफ्रैक्टेड रे QR, यानी QR ये रे, और ये दिया PQR, और ये दिया S, ठीक है ना। कह रहा है कि रिफ्रैक्टेड रे QR, यानी ये पैरेलल है किसके, इस बेस लाइन के, ठीक है, BC के पैरेलल है। एंगल ऑफ इंसिडेंट दिया है कितना 50 डिग्री। भाई जाहिर सी बात है, अगर इसके पैरेलल होगा तो ऑब्वियस सी बात है इमर्जेंट रे कितना होगा 50 डिग्री होगा ना, सिंपल सी बात है। हमारा एंगल ऑफ प्रिज्म दे दिया 60 डिग्री, तो क्या पूछ रहा है ये, देन द एंगल ऑफ डेविएशन, डेल की वैल्यू पूछ रहा है। आसान है यार, डेरिवेशन में पढ़े होंगे आप लोग, ठीक है ना, छोटे क्लास में, आई मीन 12th में ही पढ़े होंगे बोर्ड में, I प्लस E माइनस 2R, और ये है रिफ्रैक्टेड एंगल, और 2R बराबर क्या होता है, बेसिकली पढ़े होंगे आप E, एंगल ऑफ प्रिज्म, ठीक है। I और E ऑब्वियस सी बात है, ये इसके पैरेलल, दैट मींस इंसिडेंट और इमर्जेंट एंगल, ये जो इमर्जेंट एंगल है ये नॉर्मल बनाएंगे, ये वाला एंगल E, ये I, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इट मींस 50 प्लस क्या हो जाएगा 50 माइनस 60, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 60, कितना आ जाएगा 40 डिग्री। तो है ऑप्शन, ये आंसर सही है। आसान प्रश्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक सर्किट डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है ना, वोल्टेज अपीयरिंग अक्रॉस द डायोड, ठीक है ना, इसके क्रॉस दिया VD, ठीक है, ये डायोड है, और जो सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं हम इसके क्रॉस, ठीक है ना, जो सिग्नल हम दे रहे हैं बेसिकली ऐसे दे रहे हैं, ठीक है। इसका आउटपुट क्या होगा, ये बड़ा आसान प्रश्न है, ठीक है। तो देख सकते हैं, मुझे एक बात बताइए, ये जो पॉजिटिव पल्स जा रहा है ना यहाँ पे, ये कंसेप्ट देखिएगा, ये जो मैंने पॉजिटिव पल्स जा रहा है, यानी जब यहाँ इसके क्रॉस जाएगा तो ये डायोड बेसिकली क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का मतलब ये कह सकते हैं कि ये प्लस और ये माइनस, ये ऑफ हो जाएगा, यानी ये इसको सिग्नल नहीं जाने देगा। और ये अगर ये माइनस हो जाए, ये वाला पल्स की अगर बात करें, यानी यहाँ पे हम कर देते हैं, यहाँ पे नेगेटिव कर दें और यहाँ पे क्या कर देंगे पॉजिटिव, तो ये ऑन हो जाएगा। यानी इसका अगर आउटपुट देखें तो ये कुछ ऐसा होगा,
ठीक है, ये लॉजिक कहता है। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। वो बेसिकली ऐसा दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ये हमारा राइट आंसर होगा। एक हमारा मिल रहा है और एक ऑफ हो जा रहा है, यानी एक ऑन और एक ऑफ, ये ऑप्शन होना चाहिए। ऑन और ऑफ एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सेकेंड इसका। ठीक है ना, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक प्रश्न और देख लेते हैं, बड़ा आसान प्रश्न है ये। ठीक है, कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड टी है, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी विद द टाइम। एक सिंपल पेंडुलम है, ठीक है ना। ठीक है, और यहाँ से क्वेश्चन उठाया, बेसिकली ऑसिलेशन से क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी वर्सेस टाइम के बीच का ग्राफ दिया हुआ, तो कह रहा है कि इसमें कौन सा सही है। तो आसान प्रश्न है ये। अगर ध्यान से देखिए तो मेन पोजीशन पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, तो काइनेटिक एनर्जी और टाइम के बीच का ग्राफ दिया हुआ है। ठीक है ना, तो आपने काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला पढ़ा होगा 1/2 mv²। ठीक है ना, और इसमें ऑसिलेशन में एक फॉर्मूला और पढ़ा होगा, v बराबर ओमेगा a² माइनस y²। ठीक है ना, तो देख सकते हैं यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा। ठीक है, या एक और पढ़े होंगे आपने फार्मूला, v इज इक्वल टू, ये जो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है y बराबर a sin ओमेगा t होता है ना, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। तो वेलोसिटी कितना आ जाएगा, ओमेगा a cos ओमेगा t। ठीक है, तो डायरेक्ट पुट कर दीजिए। वैसे 1/2 m v² है, इसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ देखिए v² मतलब ओमेगा² a² cos² ओमेगा t, तो k प्रोपोर्शनल टू दैट इज cos² ओमेगा t। इसका ग्राफ देखिए। ठीक है ना, यानी कुल मिला के ये निगेटिव नहीं होना चाहिए, ये लॉजिक इसका बता रहा है। काइनेटिक एनर्जी और स्क्वायर फंक्शन है, देख सकते हैं, और t के बीच में ग्राफ पूछ रहा है। ठीक है ना, k प्रोपोर्शनल टू cos² ओमेगा t, तो स्क्वायर का मतलब ये हमेशा पॉजिटिव में होना चाहिए। ठीक है भाई, और स्क्वायर होना चाहिए, ध्यान रहे जीरो भी होगा। बात मेरी समझ में आ रहा है ना। ठीक है ना, अगर ये यहाँ पे जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा, लेकिन निगेटिव नहीं होगा। कोई ऑप्शन है ध्यान देखिए, जीरो को, ये ऑब्वियस सी बात है, गलत हो जाएगा। जीरो होना चाहिए, ये देखिए जीरो होना चाहिए, लेकिन पॉजिटिव निगेटिव नहीं होना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रहा है। ठीक है, जीरो होना चाहिए बट निगेटिव नहीं होना चाहिए, इस बात का ख्याल रखना। ठीक है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी निगेटिव होती नहीं है। हाँ, ये देखिए ऑप्शन। ठीक है ना, ये आंसर सही है। कांस्टेंट तो होगा नहीं, चेंज हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, थर्ड। ये लॉजिक करता है। ठीक है ना, लॉजिक के बेस पे क्वेश्चंस को डील करना है। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है, आपको अपने दिमाग में थॉट में लाना होगा कि अच्छा ये अप्रोच करना होगा, तभी क्वेश्चन डील कर पाओगे, यानी तो नहीं कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा आसान प्रश्न है। ठीक है ना, कह रहा है कि एक रजिस्टर है कनेक्टेड टू ए बैटरी, 12 वोल्ट, ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस दिया है, करंट इन द सर्किट इतना दिया है, टर्मिनल वोल्टेज पूछ रहा है। ठीक है, बैटरी, ठीक है, आसान प्रश्न है। एक रजिस्टर है, ठीक है ना, ये मान लेते हैं R है, और इसको किसी बैटरी से कनेक्ट किया गया है। ठीक है, ठीक है, 12 वोल्ट की। ठीक है ना, और एक इसका इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका मान लेते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम, और ये हमारा 12 वोल्ट की बैटरी है। ठीक है ना, ऐसे ही कर सकते हैं, बैटरी बना देते हैं। ठीक है, और इसमें करंट कितना दे रहा है, ये 0.6 एम्पियर। तो क्या पूछ रहा है, टीपीडी तो पूछ रहा है भाई, आसान प्रश्न है। यानी मान लेते हैं ए और बी, इसका पोटेंशियल पूछ रहा है। ठीक है ना, तो देख सकते हैं यहाँ पे ये ईएमएफ हो गया, यहाँ से निकल रहा है, तो टीपीडी वी ए बी बराबर ई माइनस आई इंटू आर कर लेते हैं, यानी 12 माइनस आई कितना है, 0.6 इंटू 2 कितना हो गया, 12 माइनस 1.2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 पॉइंट, यानी कह सकते हैं 12.0 1.2, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 0 10.8 वोल्ट। ये आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बेसिकली ये अप्रोच लेके आना आपको। ठीक है ना, बात समझ में, ये लाइन बेसिकली किसी बैटरी से या किसी सेल से जब करंट निकलता है तो उसका टीपीडी का एक फार्मूला होता है, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 ये भी देख लेते हैं, बड़ा आसान प्रश्न है, ठीक है। पहले इसका ऑब्जेक्टिव लिख लेते हैं फटाफट। ये तो बहुत आसान प्रश्न है। क्या कह रहा है कि अमाउंट ऑफ वर्क राइज फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ टू हाइट इक्वल टू द रेडियस ऑफ, ठीक है। ये क्या है, थोड़ा ऑप्शन लिख लेते हैं पहले। 2 mg/, सेकेंड है mg/, थर्ड कितना है mg/4 और चौथा है mg/2। ये कह रहा है कि एक अर्थ है, ठीक है ना, जिसका रेडियस है मान लेते हैं r और इसका मास अगर मान लेते हैं me। थोड़ा कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहे हैं। एक m मास है, ठीक है ना, इसके सरफेस से r दूरी पर लेके जाए यानी h बराबर r, ठीक है। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, तो बहुत आसान प्रश्न है। वैसे इसका एक फार्मूला होता है, मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। जो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, जो वर्क में कन्वर्ट करते हैं, जो वर्क लिखते हैं mg/1 + h/r, ठीक है। इस फार्मूले में फीड करेंगे तो आंसर आ जाएगा जी, ठीक है, जो पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होता है। बात समझ में आ रहा है। तो वैसे h = r पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, r पुट करेंगे कट जाएगा mg/2, ये आंसर हो जाएगा 4th, ठीक है ना। लेकिन इसको करेंगे कैसे, कंसेप्ट क्या लगेंगे, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी देख लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा और किसी हाइट पे कितना होगा, us + h, ठीक है। दोनों को माइनस कर देंगे यानी us + h - us, यही हो जाएगा वर्क डन। आसान है, देख सकते हैं। यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, -gmm, अर्थ का ले लेते हैं, डिवाइड बाई r + r, ठीक है, माइनस एंड अगेन माइनस gmm/r। सिंप्लीफाई करेंगे, ये वर्क डन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो बेसिकली क्या आएगा, देख सकते हैं यहाँ पे माइनस, ये 2r आ जाएगा, ये प्लस, यानी क्या आ जाएगा माइनस, यानी हाँ ये प्लस आ जाएगा, ठीक है ना, बाई 2, ये प्लस 2 इधर आ जाएगा, यानी gmems/2r, ठीक है ना, ये जाएगा वर्क। तो देख सकते हो, वैसे ऊपर नीचे r से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, gm/r² हो जाएगा, ये स्मॉल g हो जाएगा, तो m ये, ठीक है ना, ठीक है। तो m/r/2, ठीक है ना, ये आंसर आ गया। आप ऐसे भी कर सकते हो, बहुत आसान प्रश्न है। बेसिकली लॉजिक यही लगेगा, ठीक है ना, ये लॉजिक लगेगा, या डायरेक्ट आपको अगर याद हो तो ये कर सकते हैं, डेरिवेशन कराया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। क्या है, हाँ, इलेक्ट्रिक हीटर सप्लाई, हाँ ठीक है, सप्लाई हीट टू द सिस्टम इतना वॉट, ठीक है, सिस्टम वर्क परफॉर्म इतना रेट, वही वाट ही दिया है, रेट एट विच इंटरनल एनर्जी इंक्रीज। अच्छा, इंटरनल एनर्जी हमसे पूछ रहा है, यानी पहला ऑप्शन दिया 125, दूसरा है 100 वॉट, तीसरा है 25 और चौथा है कितना 75। आसान प्रश्न है वैसे, ठीक है ना। एक हीटर है और ये बेसिकली क्या कर रहा है, ये हीट दे रहा है। कितना हीट दे रहा है, यानी कितना पावर दे रहा है, एक तरह से कह सकते हैं कि 100, और ये कुछ वर्क में कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी dW कितना दिया है, ये तो आसान है यार, ये भी वॉट दिया, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि हीट कितना दे रहा है, थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है, dQ = du प्लस क्या होता है dW। dQ की वैल्यू कितना दिया है 100 वॉट, ठीक है ना। ध्यान रखना, वॉट में मैं लिख रहा हूँ वॉट पर सेकेंड, यानी टाइम से अगर डिवाइड कर दें ये वॉट में आ जाएगा 100, और ये इंटरनल एनर्जी पूछ रहा है एक्चुअल में, ठीक है ना, पर सेकेंड पूछ रहा है वॉट में, और ये कितना दिया है 75। तो इसको इधर लेके आ जाएगा तो कितना आ जाएगा 100 - 75 कितना आ जाएगा 25 वॉट, ठीक है ना, यानी थर्ड ऑप्शन हो जाएगा। ये भी आसान प्रश्न था। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन क्या है भाई, थोड़ा समझना। एक रूम हीटर पे, ए रूम हीटर इज रेटेड इतना वॉट, पहले ऑप्शन सप्लाई वोल्टेज इतना दे, वॉट विल पावर। आसान है यार ये भी क्वेश्चन, ये बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी का क्वेश्चन है। 1 2 वॉट
दूसरा ऑप्शन है 331, तीसरा ऑप्शन है 200 और चौथा ऑप्शन है, ठीक है, ये कह रहा है कि एक हीटर मान लो मार्केट से खरीद के लेके आए तुम, ठीक है ना, एक हीटर खरीद के लेके आए, ठीक है, और जिसपे रेटेड पावर है PR, रेटेड पावर कितना है, बेसिकली दिया है 400 वाट, ठीक है ना, और रेटेड वोल्टेज कितना दिया है, रेटेड VR ले लेते हैं, कितना दिया है 220 वोल्ट, ठीक है ना, और सप्लाई कितना दिया हमने, ये सप्लाई दिया हमने 200 वोल्टेज, ठीक है ना, तो पावर कितना कंज्यूम करेगा। वैसे मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन का जवाब तो आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, रेटेड वोल्टेज कितना है, रेटेड वोल्टेज अगर देखें तो 220 वोल्ट है, उसके करस्पॉन्डिंग हमारा 400 वाट पावर आ रहा है, ठीक है ना, और सप्लाई कितना दे रहे हैं हम 200, तो ऑब्वियस सी बात है 400 से कम होना चाहिए, ठीक है ना, 400 से कम होना चाहिए। तो 400 से कम कौन कौन सा है भैया, एक हमारा ये है, ये है, ये है, ठीक भाई, 400 से कम तो ये होगा नहीं, तकरीबन 200 होगा नहीं, थोड़ा कुछ ज़्यादा होगा। हाँ तो यार तो आंसर आ गया, ये सेकेंड आंसर होगा ये, ठीक है। अरे भाई इतना तो पावर होगा नहीं ना, ये अगर ध्यान से देखें तो इसके करस्पॉन्डिंग कितना पावर है 400 वाट का, ठीक है ना, मेरी बात समझ में आ रहा है। तो जो सप्लाई पावर दे रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है इससे पावर क्या होगा, कम ही ना लॉस करेगा भाई, ठीक है, तो 400 से कम आएगा, लेकिन 200 से कुछ ऊपर ही होगा, तो आंसर क्या आ जाएगा 331। वैसे आसान प्रश्न है, वैसे निकालना चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं। यहाँ से आप रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, एक फॉर्मूला पढ़े ना, P = V²/R, ठीक है ना, तो रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, यानी VR², ठीक है ना, रेटेड डिवाइड बाई V²/R होता है ना, ठीक है, तो डिवाइड बाई P × R, ठीक है ना, ये हमारा रेजिस्टेंस निकल जाएगा। और सप्लाई कितना दे रहे हैं, बेसिकली 200 वोल्ट दे रहे हैं, तो पावर निकल जाएगा, यानी P सप्लाई वाला मैं लिख रहा हूँ, V² मतलब ये हमारा ये वाला वोल्टेज डिवाइड बाई ये वाला RP, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा आसानी से, यानी PS = V² R का मतलब ये VR² और ऊपर चला जाएगा P × R, ठीक है। ये फॉर्मूला फीड करेंगे तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। V हमारा कौन सा, सप्लाई वाला, ठीक है ना, और VR वोल्टेज कौन का, रेटेड वाला वोल्टेज, और PR रेटेड वाला पावर, ठीक है ना। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 331 वाट। तरीका आप होना चाहिए, वैसे एग्जाम टाइम में दिमाग स्ट्राइक नहीं करता है, तो थोड़ा सोचिए, टाइम दीजिए तो आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है ना। 2 अनचार्ज कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटी, मान लो ये 2 कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटी सेम है, CC कर सकते हैं, ठीक है ना, और कह रहा है कि एक को हमने क्या कर दिया, एक का हम सप्लाई बैटरी से, ठीक है ना, कनेक्ट कर दिया कैपेसिटर को, जिसका वोल्टेज कितना है 100 वोल्ट, इसकी कैपेसिटी दिया है कितना 200 पिकोफैरेड, ठीक है ना। तो कह रहा है कि कनेक्शन के बाद फिर क्या कर रहा है, इसी कैपेसिटर को ले रहे हैं और एक दूसरे कैपेसिटर को जोड़ दे रहे हैं, ठीक है ना, जिसकी कैपेसिटी दिया है बट पोटेंशियल 0 है, ठीक है ना, इसकी पोटेंशियल आ गई V, ठीक है ना। तो क्या बोल रहा है, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, अरे यार आसान है ये तो फॉर्मूला पढ़े होगे, ऑप्शन में लिख देता हूँ 1.0 × 10⁻⁻6 जूल, सेकेंड है 0.5 × 10⁻⁻6 जूल, और थर्ड है 0.5 जूल, और फोर्थ है कितना 1. बेसिकली ये लॉस ऑफ एनर्जी का क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट चाहो तो तुम कर सकते हो, ठीक है ना। लॉस ऑफ एनर्जी का एक फॉर्मूला होता है, ΔU = 1/2 C1 × C2 डिवाइड बाई C1 + C2, V1 - V2 का क्या होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है। तो आसान प्रश्न है ये, डायरेक्ट अगर सिंप्लीफाई करेंगे दोनों की कैपेसिटी कितना है 1/2 C सेम है,
तो c इंटू सी डिवाइड बाई 2c और ये v माइनस 0 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फाइनली ये 0 है, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना होगा 1/4 cv स्क्वायर, ये हमारा लॉस है, ठीक ना। डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। तो आई थिंक इसको c की वैल्यू रखेंगे ये 200 पिको फैरेड और v की वैल्यू रखेंगे 100। सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 0.5, ठीक है ना, 0.5, ठीक है ना, इंटू 10⁻⁻6, ये आंसर हो जाएगा सेकेंड आंसर, ठीक है। ये इसका कंसेप्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये भी बहुत आसान प्रश्न है, ठीक है ना। एक सविता है जो X11 की विद्यार्थी है, ठीक है ना। वो एक एक्सपेरिमेंट कर रही है, ठीक है ना। इफेक्टिव लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम, एक सिंपल पेंडुलम है जिसका इफेक्टिव लेंथ कितना है L, ठीक है ना। और एक डेटा जो है नोट कर रही है इस एक्सपेरिमेंट के दौरान, ठीक है। कह रहा है कि 30 ऑसिलेशन, ठीक है ना, 30 ऑसिलेशन, ठीक है, कितने टाइम में कर रही है 60 सेकेंड ले रही है, ठीक है ना। तो कैलकुलेट द, ठीक है। तो एक ऑसिलेशन कितना होगा, एक ऑसिलेशन 60 बाई कितना 30, यानी कह सकते हैं कि हमारा कितना हो जाएगा 2 सेकेंड, ठीक है ना। मेरी बात समझ में आ रही है। इसका मतलब कि एक ऑसिलेशन ये 2 सेकेंड ले रही है, यानी एक ऑसिलेशन जो हमारा ये 2 सेकेंड ले रही है। इसका टाइम पीरियड कितना हो गया 2 सेकेंड। तो अब क्या कह रहा है इसका इफेक्टिव लेंथ तो पूछ रहा है, तो आसान क्वेश्चन है। टाइम पीरियड दे दिया, इसका मतलब t इज इक्वल टू 2 रूट में L/G, यानी t की वैल्यू हमारा 2 सेकेंड दे दिया। लेंथ की वैल्यू पूछ रहा है और क्या कह रहा है पाई स्क्वायर, अच्छा पाई स्क्वायर की वैल्यू 9.8, ठीक है ना, और g की वैल्यू 9. पाई स्क्वायर की वैल्यू आसान है यार, सिंप्लीफाई करो कितना हो गया, स्क्वायर कर दो, ये कट जाएगा, यानी पाई स्क्वायर L/G बराबर 1। तो L बराबर कितना होगा G बाई पाई स्क्वायर, यानी पाई स्क्वायर यानी 1 आ गया आंसर, चौथा आंसर, ठीक है ना। फोर्थ इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। क्या कह रहा है हमारा कि एक पिक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट, ये भी है आसान प्रश्न है। पिक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करेंट 5 एम्पियर दिया हुआ है, ठीक है ना, यानी I0 अल्टरनेटिंग करेंट का मतलब ये, ठीक है ना। करंट कितना दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी दिया 60 हर्ट्ज, ठीक है। और क्या कह रहा हाउ लॉन्ग विल करंट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to t, आसान तो है भाई, कितना टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन वाले नोट कर लेते हैं। ये कितना दिया है 1/240 सेकेंड, सेकेंड ऑप्शन है 1/30 सेकेंड, थर्ड ऑप्शन है 1/20 सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन है 1/60 सेकेंड, ठीक है। तो एक अल्टरनेटिंग करंट है, ठीक है ना, इसका पिक वैल्यू हमारा कितना है 5 एम्पियर, ठीक है। और इसकी फ्रीक्वेंसी है कितना 60 हर्ट्ज, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लगेगा, अरे भाई इसकी फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या, फ्रीक्वेंसी दिया है 1 टाइम पीरियड लिख सकते हैं, कितना दिया 60 हर्ट्ज दिया है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना लगेगा, आसान है। तो इसका टाइम पीरियड कितना होगा, लिख सकते हैं 1/60, इसका यहाँ से टाइम पीरियड हो जाएगा 1/60। तो कह रहे कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा, तो ये भाई कितना होता है T/4 T/2 T/4 T, याद है। तो T की वैल्यू दे दिया 1/60, तो यहाँ T/4 में कितना होगा, तो ऑब्वियस सी बात है क्या कर लेंगे, जो टाइम लगेगा 1/T इंटू 1/4, ठीक है, सॉरी T/4, ठीक है ना, T/4 यहाँ से कितना लगेगा T/4, तो कितना हो जाएगा, तो T की वैल्यू कितना दिया है बताओ, T की वैल्यू 1/60, 1/60 इंटू 1/4 कितना आ जाएगा 4/24, इतना सेकंड लगेगा, ठीक है ना। तो ये है बेसिकली, ये अप्रोच है इसका, ठीक है ना, ये अप्रोच है, ये दिमाग में रखना है, ठीक है ना। और ये दिमाग में रखना है कि हमको कहाँ तक पहुँचाना है इसको, ठीक है ना,
यानी ये यहाँ से टाइम लग रहा है t 1/60, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम, यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यानी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में t/4 लगेगा। तो t/4 t की वैल्यू दिया, पुट करेंगे, आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। ये आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा सिंपल क्वेश्चन भी है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। इन इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, यानी ये वेव ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, ठीक है ना। इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, लाइट एनर्जी इज रीडिस्ट्रीब्यूटेड, इट रिड्यूस वन रीजन एंड प्रोड्यूसिंग ए डार्क फिगर, इंक्रीज एंड अनदर रीजन इज ब्राइट फिगर। वही डार्क ब्राइट जो आता है, ठीक है, यानी जो ये इंटरफेरेंस पढ़े होंगे आप लोग, ये डार्क डार्क, ठीक है ना, ये, ठीक है। तो ये पढ़े होंगे, सेंट्रल ब्राइट होता है, ये डार्क होता है, ये ब्राइट होता है, ठीक है ना, YDSC वाले एक्सपेरिमेंट में। अच्छा, क्या कह रहा है भाई आगे? हाँ, पहला दिया है कि एसेशन रीजन का क्वेश्चन है, हमको लग रहा है ये A to B फॉल्स वाला क्वेश्चन है। एज देयर इज ए नो गेन और लॉस ऑफ एनर्जी, दिस फिनोमेनन कंसिस्टेंट विद द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये तो सही है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पे क्या करता है, फुलफिल करता है, ठीक है ना। एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ब्राइट डार्क होता है, ठीक है। अब अगला कह रहा है कि डायफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस आर कैरेक्टरिस्टिक एग्जिबिटेड ओनली लाइट वेव्स। गलत बात है, ये दोनों में करता है, ठीक है ना, बात समझ आ रहा है, ठीक है। तो पहला तो अगर देखें तो ए एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की चर्चा कर रहा है, ठीक है ना, यानी ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहा है, ठीक है ना, ये तो सही है। और एक 20 में जो लिखा है, कह रहा है कि डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, यानी डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस, ये कह रहा है कि सिर्फ लाइट में होता है, कह रहा है कि सिर्फ ये लाइट में होता है, जो कि ये गलत है। ऐसा नहीं, ये दोनों में होता है, ये ध्यान रहे। जो साउंड वेव है ना, साउंड वेव बेसिकली साउंड वेव में पोलराइजेशन नहीं होता है, जबकि लाइट में होता है। ये बात का ख्याल रखना, सिर्फ यही बातें होती है। फिलहाल ये डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस की बात कर रहा है, तो साउंड और लाइट दोनों में होता है। ये क्वेश्चन में कह रहा है कि सिर्फ लाइट में होता है, जो गलत है, ठीक है ना। इसका मतलब ए इज करेक्ट, ठीक है ना। तो ये आंसर क्वेश्चन हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, ठीक है ना। क्या कर रहा है कि बॉक्स है, मास इतना केजी, केप्ट ऑन द फ्लोर स्टेशनरी ट्रॉली, ठीक है भाई। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन बॉक्स एंड ट्रॉली इतना दिया है, केबिन बॉक्स स्टेशनरी। मैक्सिमम सॉल्यूशन आसान है यार, तुम सिंपल है। ये क्या कह रहा है, ऑप्शन पहले नोट कर लेना। तो 1.5, दूसरा कह रहा है 1.8, ए की वैल्यू पूछ रहा है, सॉल्यूशन की वैल्यू, ठीक है ना। 1.8, तीसरा ऑप्शन है 2.1, 2.1, 1.2, ठीक है ना। ये कह रहा है कि एक ट्रॉली है, अगर ध्यान से देखिए, चलिए ट्रॉली में हम पहिया लगा देते हैं और ये यहाँ पे ऐसे मान लेते हैं, ऐसे ट्रॉली है, ठीक है ना, या ऐसे ही ले लो। और ऊपर हमने एक बॉक्स रख दिया, ठीक है। बॉक्स का मास दिया है 15 केजी, ये मास दिया है 15 केजी, ठीक है। और इसके बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया है 0.12। तो कह रहा है कि मैक्सिमम सॉल्यूशन कितना होगा। जाहिर सी बात है, अगर इसका सॉल्यूशन मान लेते हैं ए, जिससे कि हमेशा ये रुका रहे, ये बात कह रहा है कि ये बॉक्स भागना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे अगर मान लो सूडो फोर्स लगेगा m इंटू ए, जो फ्रिक्शन को बराबर करेगा म्यू इंटू एन, यही दिमाग में हमारे है। तो लिख सकते हैं ma लेस देन इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। ये वो कंडीशन है जो भागने नहीं देगा इस बॉक्स को, ठीक है ना। तो आसानी से देख सकते हैं ma और यहाँ पे म्यू एन देख सकते हैं, नॉर्मल ऊपर लगेगा, ठीक है ना। तो n बराबर क्या लिख सकते हैं, m इंटू जी, कट जाएगा, यानी a लेस देन इक्वल टू म्यू इंटू जी, हमारा यही आंसर होगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं कितना होगा, म्यू जी कितना होगा भाई, म्यू इंटू जी। म्यू की वैल्यू कितना है 0.12 और जी की वैल्यू कितना दिया है भाई, जी की वैल्यू कितना दिया है
आ गया क्वेश्चन यार, ये जी की वैल्यू दिया है 10 तो सॉल्व करेंगे कितना होगा 1.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर 1.2 लास्ट आंसर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, हाँ सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज इतना, स्पीड ऑफ सिंपल पेंडुलम बॉब एट इक्विलिब्रियम पोजीशन अप्रोक्सीमेटली। आसान तो है यार, ये भी क्वेश्चन आसान है, देख सकते हैं ये भी क्वेश्चन को, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी, एक सिंपल पेंडुलम दिया है, ठीक है ना, उसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम दिया है कितना 0.02 जूल, ठीक है। तो कह रहा है कि मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन मतलब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जाहिर सी बात है काइनेटिक एनर्जी होगा प्लस 0 बराबर 0.02 जूल। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दें भाई, ठीक है ना। यहाँ पे टोटल एनर्जी और एक्सट्रीम किसी भी पॉइंट पे टोटल एनर्जी अगर ये दिया है तो मेन पोजीशन पे भी जाहिर सी बात है टोटल एनर्जी उतना ही होगा, बट पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिलेगा, यानी ये काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0.02, ठीक है ना। तो पूछ क्या रहा हमसे भाई, क्वेश्चन कहाँ पूछ रहा है, कह रहा है कि स्पीड बताना है, ठीक है। मास दिया है कितना, मास दिया है हमारा 20 ग्राम, ठीक है। तो ऑप्शन पहले नोट कर लेते हैं, 1.14 मीटर पर सेकेंड, 14.1 मीटर पर सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड, और चौथा ऑप्शन है 2.0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 20 जी दिया हुआ है, ठीक है। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, इक्वल टू 1/2 m इंटू वी स्क्वेयर, यानी 0.02 1/2 020 जी इंटू वी स्क्वेयर कट जाएगा, 2 के करीब आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसमें, जी की वैल्यू अच्छा 1 ग्राम में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो सिंप्लीफाई करेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर कितना आ जाता है, ठीक है ना, तकरीबन आ जाता है ये 1.41 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है ना। ये इसका आंसर है जब आप रूट लेंगे, ठीक है ना। ये देख लीजिए कट गया, रूट में आएगा करीब, रूट में 2 के करीब आएगा, ठीक है ना। तो दैट मीन्स 1.41, ठीक है ना, ये आंसर हो जाएगा। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, ये भी एक अससन रीजन, अच्छा नहीं ये नहीं है, स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, ए मास नंबर की बात कर रहा है, देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, थोड़ा समझते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि क्या कह रहा है, थोड़ा सा देखते हैं। कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू, वॉल्यूम ऑफ द न्यूक्लियस इज प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3। ये तो गलत है भाई, ठीक है ना। अच्छा बी क्या कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस प्रोपोर्शनल टू ये तो सही है, प्रोपोर्शनल टू ए, ये सही है। एक क्वेश्चन इस पे आया हुआ है ऐसा है, ठीक ना, इसी में, इसी कंसेप्ट पे, ठीक है। इसमें सी क्या कह रहा है, कह रहा है कि द डिफरेंस ऑफ मास ऑफ एटम इट्स न्यूक्लियस, ये गलत है। मास ऑफ एन एटम एंड इट्स न्यूक्लियस इज मास डिफेक्ट, गलत है। ये बात बोला है कि जो मास डिफेक्ट है मास ऑफ एटम माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ये गलत है भाई, ठीक है ना, ठीक है। और एक डी ऑप्शन क्या है, क्या कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस एंड इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट इट्स कॉल्ड मास डिफेक्ट, ये सही है। यानी मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना, डिफरेंस ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस, ये सही है। यानी ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर मास डिफेक्ट पढ़े होंगे तो ये पढ़े होंगे थियोरेटिकल मास और प्रैक्टिकल मास का जो डिफरेंस है ये पढ़े होंगे, जेड एम पी प्लस ए माइनस जेड एम एन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है ना। बात समझ में आ रहा है।
ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा थियोरेटिकल मास है और ये हमारा ऑब्जर्वेशन मास है, ठीक है ना। तो ये मास डिफेक्ट पढ़ेंगे। वैसे इसका आंसर होना चाहिए बी एंड डी। बी एंड डी कोई है ऑप्शन? बी एंड डी 2 ए सी, हाँ पहला आंसर हो जाएगा। इसमें एक ऑप्शन लिखा है, मैं ऑप्शन लिख देता हूँ। इसमें लिखा है कि बी और डी, इसमें बेसिकली ट्रू हो जाएगा, ठीक है ना। और ए और सी ये फॉल्स आंसर है, ठीक ना। इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है ना। ये आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन है बच्चों और देख लो। एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लाई व्हील इंक्रीज फ्रॉम 600 आरपीएम से कितना जा रहा है? 1200 आरपीएम। कितना टाइम ले रहा है? ये ले रहा है 10 सेकेंड, ठीक है ना। तो कह रहा है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशन कंप्लीट बाय फ्लाईव्हील ड्यूरिंग दिस टाइम। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन पूछा है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने के लिए एक फॉर्मूला पढ़े होगे, दैट इज थीटा इज इक्वल टू पर आरपीएम पूछ रहा है, ठीक है ना, ओमेगा टी प्लस 1/2 अल्फा इंटू टी स्क्वायर, ठीक है। नंबर ऑफ रिवोल्यूशन निकालने का तरीका होता है, ठीक है ना। बाई पर मिनट पूछ रहा है, ध्यान से देखना, ठीक है ना। बाई 2 पाई करेंगे फिलहाल देख लेते हैं यहाँ पे। ओमेगा नॉट, ओमेगा नॉट कैसे निकालेंगे? हाँ ठीक है, एक फॉर्मूला देख लेते हैं। ये ओमेगा बराबर ओमेगा नॉट अल्फा इंटू टी, ठीक है ना। ओमेगा कितना दिया? फाइनल ओमेगा कितने दिया? 1200 दिया ना। और ये मान लो -600 बाई टाइम कर देते हैं 10 सेकेंड। ये हो जाएगा अल्फा, कितना आ जाएगा? 600, यानी हो जाएगा 60, ठीक है ना। 60 आरपीएम, ठीक है ना। ये देख लेना जो भी इसका यूनिट होगा, ठीक है। ये अल्फा की वैल्यू आ गई, ठीक है। ये अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट करना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? यानी 600 रोटेशन पर मिनट, यानी कह सकते हैं कि 1/60 मिनट का रहा है, मिनट को सेकेंड में कर लिया, इंटू 10 प्लस 1/2 अल्फा, ठीक है ना। यानी ये कह सकते हो कि 60 1/60, ठीक है ना। कितना होता है? 1/60 इंटू 60, 1/60 की वैल्यू हो गया ना। ये काम करते हैं, अल्फा की वैल्यू कितना होगा? अल्फा की वैल्यू तो मैंने 60 कर दिया, बाई 60 इंटू 1/60 इंटू 10, ठीक है ना, 10 का स्क्वायर। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है ना, तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो तकरीबन 150 के करीब आता है, 150 यूनिट आता है, ठीक है ना, 150 यूनिट आता है। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, 150। अब आता है, ठीक है, ठीक है ना, एक सबमरीन है, एक इस तरह से डिजाइन किया गया है, ठीक है ना, जो एब्सोल्यूट प्रेशर इतना एटीएम, जो इतना प्रेशर झेल सकता है। जैसे मान लेते हैं ये P डैश इज इक्वल टू 100 एटीएम, ठीक है ना। हाउ डीप कैन इट गो बिलो द वाटर सरफेस, ठीक है ना। डेंसिटी अब दे दिया कितना इसका? 1000, ठीक है ना। और 1 एटीएम दिया है, कितना दिया है? 1 × 10⁵ पास्कल, ठीक है ना। अब कह रहा है कि हाइट की वैल्यू निकालो। ऑप्शन दिया है कितना? 9900 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 99 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 9000 मीटर और चौथा ऑप्शन है 990 मीटर, ठीक है। बड़ा आसान प्रश्न है। जैसे मान लो ये कोई समुद्र है भाई, ठीक है ना, तो कह रहा है कि कोई बोट अगर है, ठीक है ना, ध्यान से देखना, ठीक है, सबमरीन, बोट नहीं कह सकते, सबमरीन है, ठीक है, जो पानी में चलते हैं, ठीक है, एक मशीन है। बहुत आपने देखा होगा, साल या 2 साल पहले बहुत लोग कुछ लोग गए थे, अमीर लोग, तो उनका डेथ हो गया था एक्सेस प्रेशर के कारण, बेसिकली वो ब्लास्ट कर गया था। आते हैं पॉइंट पे, तो कितना प्रेशर झेल सकता है ये? बेसिकली P डैश, यानी यहाँ पे प्रेशर झेल सकता है P डैश, जो हमने इसमें दिया हुआ 100 एटीएम, ठीक है ना। और कह रहा है कि ये कितने हाइट तक जा सकते हैं, तो ये हाइट मान लेते हैं h, और यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर भी लगेगा ना, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मान लेते हैं P0। तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत आसान प्रश्न है। P डैश बराबर, ये इसका लॉजिक है, P डैश बराबर P0 प्लस ρgh, ये इसका लॉजिक है, ठीक है ना। G की वैल्यू भी दिया होगा,
आई थिंक जी की वैल्यू दिया है हमारा, कितना दिया है 10, जी की वैल्यू कितना दिया है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सॉल्व करते हैं, देखते हैं। पी डैश दिया है कितना 100 एटीएम, 100 एटीएम, पी नॉट कितना होता है 1 एटीएम, अरे इतना ही होता है ना, 1 एटीएम प्लस रो जी एच। तो इसको लेके आएंगे तो कितना होगा 100 माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है ना, 99 एटीएम, एटीएम का मतलब कितना हो जाएगा इंटू 1 इंटू 10 टू द पावर 5 पास्कल डिवाइड बाई रो इंटू जी इक्वल टू एच। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो तकरीबन आंसर आता है ये हमारा, ठीक है ना, इसका आंसर आता है 990 मीटर, फोर्थ आंसर, ठीक है ना, दिस इज द राइट आंसर। बेसिकली ये अप्रोच है, अप्रोच आपको ये डेवलप करना पड़ेगा, ये अप्रोच रहेगा तभी डील कर पाओगे, बाकी न्यूमेरिकल है इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, ठीक है ना, सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चर्चा करते हैं। एक क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से देखना बच्चों, ये बेसिकली मैच लिस्ट 1 और लिस्ट 2 दिया हुआ है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये दिया माइक्रोवेव, विजुअल लाइट, गामा रे और इंफ्रा रेड, ठीक है ना, ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वेश्चन है, EMW पढ़े होंगे, ठीक है ना, हाँ EMW वॉल्यूम फर्स्ट में है 12th के, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, वैसे माइक्रोवेव की बात करें तो ये केल्विन वैल्यू और मैग्नेट्रॉन वैल्यू के बेसिकली ये आता है, ठीक है ना इसमें। और विजिबल लाइट, विजिबल लाइट तो आपको पता ही है, ये क्या होता है विजिबल लाइट, विजिबल लाइट कैसे निकलते हैं पता है ना, अरे पढ़े होगे ना विजिबल लाइट, आई इलेक्ट्रॉन का जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़े होगे, तो बेसिकली क्या होता है, बेसिकली उसमें इलेक्ट्रॉन इन एटम इमिटेड लाइट व्हेन दे मूव फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल। सही बात है भाई, यानी अपर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में जब जंप करते हैं तो याद है ना, ये एनर्जी निकलता है h न्यू, याद है, जो विजुअल लाइट के अंदर आता है। तो यानी कह सकते हैं कि ए का हमारा पहला आएगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं आंसर, ठीक है ना, ए का हमारा आएगा चौथा, और बी का आएगा हमारा पहला, और सी गामा रे। गामा रे आपने पढ़े होंगे, गामा रे बेसिकली क्या होता है, रेडियो एक्टिव, पढ़े ना, अल्फा बीटा गामा रेडिएशन, रेडियो एक्टिविटी का ही है बेसिकली। तो बेसिकली रेडियो एक्टिव डीके न्यूक्लियस, ठीक है ना, तो ये आ जाएगा सी का दूसरा, और ये डी क्या है इंफ्रारेड, एक बचा लास्ट ऑप्शन इंफ्रारेड। इंफ्रारेड क्या आता है, इंफ्रारेड आता है वाइब्रेशन ऑफ एटम एंड न्यूक्लियस, इंफ्रारेड ये बेसिकली आता है, ठीक है। तो ये बेसिकली आ जाएगा थर्ड, ठीक है ना, तो ये मिला लेना, देख लेना, वैसे इसका आंसर होगा फोर्थ अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, ठीक है ना, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लिख रहे हैं, इसका आंसर होगा कितना फोर्थ। क्लियर, ये इसका लॉजिक है, बेसिकली ये थियोरेटिकल चीजें हैं, आपको जानना पड़ेगा। वो EMW में जो माइक्रोवेव है पढ़े हो ना, ये यूवी इंडिया में रहेगा, ठीक है ना, यूवी इंडिया, एक्स गामा, याद है, गामा रे, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजुअल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, इसका फ्रीक्वेंसी याद करना पड़ता है, और ये कैसे जनरेट होता है, इसका थियरी वाला पोर्शन है, वहां से बेसिकली ये क्वेश्चन आया है, तो इसका ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की चर्चा करते हैं, ठीक है, ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी थियोरेटिकल क्वेश्चन है, बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक चार्ज, फील्ड एंड पोटेंशियल का क्वेश्चन है, थियोरेटिकल क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि पूछ रहा है इसमें कौन सा करेक्ट है एक्चुअल में, ठीक है ना, कह रहा है कि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, ये बात सही है भाई, सारा चार्ज यहाँ पहुंच जाता है, ये हम लोग पढ़े होंगे थ्योरी में, यानी अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है जीरो, ये स्टेटमेंट सही है, ठीक है ना। बी की चर्चा करते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन इट्स चार्ज डेंसिटी, ये गलत बात है। ये कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इस खुद ही बताओ इसमें, ठीक है ना, अगर कोई कंडक्टर है, ठीक है ना, और इस पे जो फील्ड है E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई
आर स्क्वायर, यानी 4 पाई आर स्क्वायर को लिख सकते हो सिग्मा बाई क्या, एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, ई। तो कह रहा है कि ई इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेसिकली लॉजिक क्या कहता है कि ई इस पे डिपेंड करता है, इसमें कह रहा है कि नहीं डिपेंड कर रहा है, नहीं ये गलत हो जाएगा। मेरी बात समझ आ रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैं चल रहा हूं। अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। अब अगला कह रहा है कि सी, इसमें क्या लिख रहा है देखिएगा, द इंटीरियर ऑफ द चार्ज कंडक्टर कैन हैव नो एक्सेस ऑफ चार्ज, ठीक है, हाँ ठीक तो है, ये सही है। कह रहा है कि ये जो कंडक्टर है कि इसके अंदर चार्ज नहीं होता है, ये बात बोला है, तो सही बात है, सब सरफेस पे चला जाता है, यानी सारा चार्ज कहाँ चला जाता है, सरफेस पे चला जाता है, यानी ये स्टेटमेंट तो सही है, यानी सी सही है, ए भी सही है, ठीक है, ये ध्यान देना, ठीक है ना। और क्या कह रहा है कि एट द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फील्ड मस्ट बी नॉर्मल, हाँ ये देखो डी वाला क्या कह रहा है, ये भी बड़ा आसान प्रश्न है। कह रहा है कि जो फील्ड है हमारा है, ये फील्ड है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, ध्यान देना बड़ा आसान प्रश्न है, ये इसके नॉर्मल होता है, ये बात सही है, यानी सरफेस के, ये सरफेस और फील्ड के बीच का एंगल कितना होता है 90 डिग्री, ये सरफेस के हमेशा नॉर्मल होता है, ये बात सही है, यानी डी वाला भी सही है, यानी ए सी डी। अब आते हैं क्या, एक ई ऑप्शन, ई कह रहा है, क्या कह रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल इज जीरो एवरीवेयर इनसाइड द, हाँ इनसाइड द, गलत बात है भाई, जाहिर सी बात है, जब हम पोटेंशियल के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कंडक्टर के अंदर पोटेंशियल होता है, कांस्टेंट होता है, अगर याद होगा तुम लोग को, तो ये ग्राफ पढ़े होगे पोटेंशियल का, V वर्सेस R के बीच का जो ग्राफ बन पढ़े होगे, बेसिकली कैसा होता है, ये ऐसा और ऐसे होता है, ठीक है ना, बात समझ में आया। पोटेंशियल का ग्राफ पहले कांस्टेंट होता है, फिर क्या हो जाता है, धीरे धीरे दूर बढ़ते जाओगे तो पोटेंशियल कम होता जाएगा, तो बेसिकली ये होता है, ठीक है ना, लेकिन इसमें ये नहीं दिया, कह रहा है कि जीरो होता है, ठीक है ना, अंदर भी जीरो होता है, जो गलत बात है, यानी ये ऑप्शन डी भी, ई भी क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो देख लेते हैं इनको कौन सा ऑप्शन मिला, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए सी डी, यानी आंसर में ए सी और डी, ये आंसर सही है, यानी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में थर्ड ऑप्शन सही है इसका, ठीक है ना, इसका थर्ड ऑप्शन सही है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, एक क्वेश्चन देखना बच्चों, ठीक ना, एक मेटल है जिसका वर्क फंक्शन दिया हुआ है 6.6 EV और H की वैल्यू दे दिया है, ठीक है, कह रहा है कि कौन सा रेडिएशन, द फॉलोइंग वेवलेंथ इंसिडेंट रेडिएशन डज नॉट गिव राइज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है ना। ये बड़ा आसान प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है। फाई इज इक्वल टू तुम पढ़ लोगे एच न्यू, यानी एच थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ोगे, यानी एच सी बाई क्या हो जाएगा लैम्डा, ठीक है। तो लैम्डा की वैल्यू डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, 1240 डिवाइड बाई लैम्डा इंटू एंगस्ट्रॉन में, सॉरी ईवी में, ये हो जाएगा 5, ठीक है ना, ईवी में। तो ये वैल्यू अगर यहाँ पे रख के सॉल्व करेंगे, ठीक है ना, तो एंगस्ट्रॉन में आ जाएगा, सॉल्व करेंगे तो एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा कितना, तकरीबन 200, बात समझ में आ रहा है, ठीक है, 200 नैनो बेसिकली मीटर, ठीक है ना, ये ऑप्शन हो जाएगा। सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, बहुत आसान प्रश्न है ये, ठीक है ना, बात समझ में आया कि ये बेसिकली जो वेवलेंथ है जो नहीं रेडिएट करेगा, बात नहीं करने देगा, ठीक है ना, बाकी पॉसिबल है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुनना ध्यान से, कि फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट ऑफ द हाइड्रोजन एटम, द एनर्जी ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब क्या कर सकते हैं, n बराबर 1 n बराबर 2, नहीं, बात समझ में आ रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है ना, मतलब यहाँ की बात कर रहा, तो यहाँ पे एनर्जी कितना दिया हुआ है E2 बराबर, ये तो ऑलरेडी होता ही है -3.4 EV, ठीक है ना। तो कह रहा है कि द रेडियल डिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द, ये तो आसान है भाई, EV की वैल्यू दे दिया है, 1 EV की वैल्यू कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है ना, और E की वैल्यू दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये वैल्यू दिया है 9 इंटू 10⁻9 यूनिट, आपको दिया ही है, पता ही है, ठीक ना। ऑप्शन पूछ रहा है, रेडियस की चर्चा कर रहा है, तो ये तो आसान है यार, तुम सब पढ़े होगे, ठीक है ना, ये तो बहुत आसान है, 2.1 इंटू 10⁻11
और थर्ड ऑप्शन क्या है 2.1 इंटू 10⁻⁻9 मीटर, और फोर्थ ऑप्शन है 2.1 इंटू 10⁻10 मीटर। आसान है, ध्यान से देखना। ये रेडियस की चर्चा कर रहा है, रेडियस की चर्चा कर रहा है तो एक फॉर्मूला पढ़े होगे, Rn बराबर 0.53 n स्क्वायर पे Z एंगस्ट्रॉन, ठीक है ना। तो यहां से n की वैल्यू आ गया है, n की वैल्यू 2 आ गया, और हाइड्रोजन की चर्चा कर रहा है तो Z की वैल्यू आ गया, Z की वैल्यू 1। तो इस फॉर्मूले में फिट कर देना, आंसर आ जाएगा n स्क्वायर यानी 4/1। इसको सिंप्लीफाई करना है, एंगस्ट्रॉन 10⁻⁻10। सिंप्लीफाई करोगे तो तकरीबन कितना आता है, 53 या 52 भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। देख लेना कितना आता है आंसर इसका, सिंप्लीफाई करके इसका आंसर आता है फोर्थ आंसर, ठीक है ना, 2.1 इंटू 10⁻10 मीटर, ठीक है ना। इसको सिंप्लीफाई करना, तकरीबन इतना आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत आसान है, देख सकते हैं आप, ठीक है। स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, व्हेन फॉरवर्ड बायस वोल्टेज of PN diode increases above certain threshold voltage, ठीक है भाई, diode current increases significant, ठीक है। The current is called saturation current, ये तो गलत लग रहा है भाई, ये अरे आसान पढ़े होगे, ये फॉरवर्ड बेस पढ़े होगे, कैरेक्टरिस्टिक में पढ़े होगे, ये प्लस है माइनस है, ठीक है ना, ठीक है। तो फॉरवर्ड बेस के केस में आपने पढ़ा होगा वोल्टेज और इसके बीच का ग्राफ करंट का, ये ऐसे जाता था ना, ऐसे, ये ऐसे जाता था, ठीक है। तो ये इंक्रीज करता है, सैचुरेशन लेवल नहीं जाता है, धीरे धीरे बढ़ता है। तो इसमें कह रहा है कि ए ऑप्शन में, यानी ए इसका स्टेटमेंट सही है। बेसिकली कह रहा है कि व्हेन द फॉरवर्ड बायस वोल्टेज अक्रॉस द पीएन जंक्शन, ठीक है ना, इंक्रीजेस अबव अ सर्टेन थ्रेशोल्ड वैल्यू द डायोड करंट इंक्रीजेस, जाहिर सी बात है डायोड करंट भी इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। द करंट इज कॉल्ड रिवर्स सैचुरेशन, ये गलत है, रिवर्स सैचुरेशन थोड़े होता है भाई, ये तो ये होता है ना बेसिकली, बात समझ में, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इंक्रीज कर रहा है, ये यहाँ पे सेचुरेट नहीं हो रहा है, रिवर्स सेचुरेशन करंट नहीं हो रहा है, ये गलत बात है, ठीक है ना। यानी ए सही है और बी क्या है, गलत है, बी क्या है, गलत है। तो इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन स्टेटमेंट, यानी इसमें ऑप्शन में ऑप्शन सेकेंड सही होगा। ऑप्शन क्या होगा, सेकेंड ऑप्शन लिखा है, स्टेटमेंट 1:2, यानी ये सही है और ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो लॉजिक बेसिकली ये है, लॉजिक यहां से है। बेसिकली ये सेमीकंडक्टर का क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर का, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर टॉपिक से ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, सेमीकंडक्टर टॉपिक से क्वेश्चन है, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बचा हुआ है, नेक्स्ट करते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक फ्लास्क है, ठीक है, जिसमें आर्गन और क्लोरीन जो मास का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है ना, m आर्गन का और ये क्लोरीन का कितना दिया हुआ रेशियो, 2:1, ठीक है ना। ठीक है, टेम्परेचर ऑफ मिक्स, अच्छा टेम्परेचर कितना दिया हुआ, 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है भाई। रेशियो ऑफ ए रूट मीन स्क्वेयर ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ द गैस, आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है, पढ़े होगे फॉर्मूला यार, वी आर एम एस इज इक्वल टू रूट में 3RT/m, पढ़ा है ना, ठीक है। तो एटॉमिक मास, ये m वाला यही मास है, ठीक है ना। एटॉमिक मास दिया आर्गन का कितना दिया है, ठीक है ना, ये कितना दिया है, ये मास का रेशियो, एटॉमिक मास का रेशियो कितना दिया है, एक 40 U दिया यूनिट, और एक मॉलिक्यूलर मास इसका कितना दिया है, 70, कितना दिया इसका, मॉलिक्यूलर मास ऑफ द क्लोरीन, क्लोरीन का कितना दिया है, ये बेसिकली दिया 70 यूनिट, ठीक है। वो आसान है यार, ये सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है, रूट में 7/2, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन है कितना, 7/2, थर्ड ऑप्शन है कितना, 7/4, और फोर्थ ऑप्शन है 2/√7। आसान प्रश्न है वैसे, ठीक है। आप देख सकते हैं VRMS, ये सब कुछ कांस्टेंट है, दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट में m, ठीक है। तो लिख सकते हैं VRMS प्रोपोर्शनल टू 1/√m
m, तो आसानी से देख सकते हैं, दोनों का रेशियो ले लेते हैं, यानी दिस डिवाइड बाई दिस, ठीक ना, यानी कह सकते हैं इसके हिसाब से अगर चलें तो देख सकते हैं दैट इज इक्वल टू रूट में मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, इनवर्स रेशियो है तो क्लोरीन आ जाएगा, यानी 70 डिवाइड बाई कितना, रूट में 40, सिंप्लीफाई करो कितना आ जाएगा, ये कट गया, कितना आ गया, रूट में 7/4, कोई है ऑप्शन नहीं, ये है, ठीक है, यानी रूट 7/2 ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका नीट का पेपर बहुत ही आसान था, ठीक है। एकदम अगर सोचो, अगर बच्चा रेगुलर अगर स्कूल में भी पढ़ता है ना तो नीट का क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाएगा, थोड़ा सा बस उसको प्रैक्टिस मांग रहा है, प्रैक्टिस करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है ना। तो फिर रहने देते हैं फिलहाल, ठीक है। ये है क्वेश्चन जो नीट 2026 का क्वेश्चन का ये सोल्यूशन मैंने बता दिया, सिर्फ कंसेप्ट बताया है, ठीक है ना। बाकी अपने बुकलेट से जो भी आप मिला होगा आपको, बुकलेट का नाम से जो पेपर मिला होगा उससे देख के क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, ठीक है ना, और कंसेप्ट को देख सकते हैं आप, ठीक है। ओके, थैंक यू।